नमस्ते। चलिए, आज विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ को समझते हैं। शुरू करें? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पदार्थ क्या है, फिर हम पदार्थ के कण स्वरूप को समझेंगे, उनके गुणों को जानेंगे और आखिर में पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं पर बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो आखिर बना किस चीज से है? तो देखिए, हमारे आसपास की हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो और जो जगह घेरती हो, उसे ही वैज्ञानिक पदार्थ या मैटर कहते हैं। पत्थर, बादल, तारे, खाना, पानी, यहां तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद या रेत का एक कण भी। अच्छा, तो पदार्थ को समझने का तरीका हमेशा से एक जैसा नहीं था। बहुत पहले हमारे दार्शनिक इसे 5 मूल तत्वों में बांटते थे। पंचतत्व मतलब हवा, धरती, आग, आकाश और पानी। लेकिन आज के वैज्ञानिक इसे अलग तरह से देखते हैं। वो इसे भौतिक गुणों और रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। और इस अध्याय में हम इसके भौतिक गुणों पर ही अपना ध्यान देंगे। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वैज्ञानिकों के मन में एक बड़ा सवाल था पदार्थ की बनावट को लेकर। मतलब दो तरह की सोच थी। एक ये कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह लगातार मतलब कंटिन्यूअस होता है, और दूसरी सोच ये थी कि नहीं, पदार्थ रेत के दानों की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही आसान से प्रयोग से मिल सकता है। चलिए देखते हैं। तो नमक कहाँ गया? जैसे ही हमने उसे घोला वो तो गायब हो गया। और कमाल की बात यह है कि पानी का लेवल भी नहीं बदला। आखिर हुआ क्या? और यहीं पर हमें हमारे सवाल का जवाब मिलता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ कणों से बना है। नमक के कण गायब नहीं हुए, बल्कि पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी उसमें जाकर समा गए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पदार्थ कणों से बना है, पर ये कण कितने छोटे हो सकते हैं? मतलब कितने? चलिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। सोचिए जरा, हम घोल को बार बार पतला करते गए, फिर भी पानी में रंग बाकी है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बस एक छोटे से क्रिस्टल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण मौजूद हैं जो फैलते रहते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि हमारे आसपास सब कुछ छोटे छोटे कणों से बना है। अब सवाल ये उठता है कि इन कणों के गुण क्या हैं? चलिए पता करते हैं। पदार्थ के कणों की 3 खास बातें हैं। पहली, उनके बीच खाली जगह होती है। ये तो हमने नमक और पानी वाले प्रयोग में देख ही लिया। दूसरी, ये कण लगातार घूमते रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। हाँ, तो दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण कभी भी एक जगह रुके नहीं रहते। वो हमेशा लगातार हिलते डुलते रहते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से उनके अंदर होती है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। इस मूवमेंट का एक बढ़िया उदाहरण है विसरण। अगर आप एक क्रिस्टल ठंडे पानी में डालें तो रंग धीरे धीरे फैलता है, लेकिन गर्म पानी में डालते ही रंग बहुत तेजी से फैलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो और तेजी से घूमने लगते हैं। तो दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिल जाना, इसी प्रोसेस को हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और अब आते हैं तीसरे गुण पर। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इस आकर्षण बल को और अच्छे से समझने के लिए जरा इन इदुमिश्मी नर्तकों को देखिए, जो एक दूसरे को पकड़कर एक चेन बनाए हुए हैं। अब सोचिए कि 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा है, बाहें जकड़कर। दूसरे ने सिर्फ हाथ पकड़े हैं, और तीसरे ने बस उंगलियों से एक दूसरे को छुआ है। किस ग्रुप को तोड़ना सबसे आसान होगा? जाहिर है तीसरे वाले को। ठीक इसी तरह पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल भी अलग अलग होता है, कहीं बहुत मजबूत तो कहीं बहुत कमजोर। तो कणों के बीच की जगह, उनकी गति और उनके बीच का आकर्षण बल, इन्हीं 3 चीजों की वजह से हमें पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस चीजों का एक निश्चित आकार होता है, उनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और उनका आयतन भी फिक्स होता है। उन्हें दबाना मतलब कंप्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है, और वो कठोर होते हैं। लेकिन यहां एक सवाल दिमाग में आ सकता है, रबर बैंड का क्या? उसे खींचने पर तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या वो ठोस नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। रबर बैंड एक ठोस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उस पर से बल हटाते हैं, वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है।
अगर बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, पर अपना आकार नहीं बदलेगा। यही बात चीनी या नमक के दानों पर भी लागू होती है। वो अपना आकार बनाए रखते हैं। और स्पंज भी ठोस है, बस उसके छोटे छोटे छेदों में हवा भरी होती है, जिसे दबाने पर वो बाहर निकल जाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ठोस में कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर द्रव में ऐसा क्या होता है? उनके कण कैसे व्यवहार करते हैं कि वो बह पाते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम बाजार से दूध या घी का पैकेट लाते हैं तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा होता है? शुद्ध, है ना? और हमारे लिए इसका मतलब सीधा सा है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप यही पैकेट किसी साइंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि ये चीजें तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि साइंस की दुनिया में प्योर यानी शुद्ध का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे, बिल्कुल अपने क्लास के नोट्स की तरह, एकदम साफ और स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा पहले पॉइंट पर छलांग लगाते हैं, शुद्ध का असली मतलब। और हाँ, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये शायद वो बिल्कुल नहीं है जो हम और आप आज तक सोचते आए हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहीं पर सारा खेल है। एक आम इंसान के लिए शुद्ध मतलब जिसमें कोई मिलावट न हो, जैसे दूध में पानी न मिलाया गया हो, सिंपल। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए शुद्ध का मतलब है कि उस पदार्थ के सारे कण मतलब एवरी सिंगल पार्टिकल केमिकल रूप से एक जैसा होना चाहिए। तो साइंटिस्ट के हिसाब से दूध शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पानी, फैट, प्रोटीन, इन सब चीजों का एक मिक्सचर है। तो फिर साइंटिफिक परिभाषा के हिसाब से शुद्ध पदार्थ है क्या? वेल, ये ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों से बना हो, जैसे अपना खाने वाला नमक या चीनी। आप नमक का एक छोटा सा दाना लें या एक पूरी बोरी, उसके हर कण की केमिकल बनावट सेम होगी। और सबसे जरूरी बात, आप उसे किसी भी फिजिकल तरीके से मतलब छानकर या बीनकर उसके हिस्सों में अलग नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि अगर कोई चीज शुद्ध नहीं है तो फिर वो क्या है? बहुत सिंपल, वो एक मिश्रण है। और सच तो ये है कि हमारे आसपास ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही हैं। ये तब बनते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा शुद्ध पदार्थ बस आपस में मिल जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, जैसे समुद्र का पानी, मिट्टी, और हाँ, वापस आ गए हम दूध पर। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हम मिश्रणों की दुनिया में जी रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि ये मिश्रण कितने तरह के होते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटी सी एक्टिविटी। सोचिए, क्लास में 4 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए और बी को पानी में कॉपर सल्फेट घोलने को कहा गया, बस मात्रा अलग अलग है। और ग्रुप सी और डी को कुछ और चीजें दी गई। अब जब ये सब अपना अपना मिश्रण बना लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें पता चलेगा कि सारे मिश्रण एक जैसे नहीं बनते, और यहीं से हम मिश्रण के 2 मेन टाइप्स को समझेंगे। तो उस एक्टिविटी का नतीजा क्या होगा? हमें 2 तरह के मिश्रण मिलेंगे। एक होगा समांगी या होमोजीनियस। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल जाती है कि सब कुछ एक जैसा दिखता है, जैसे पानी में नमक। आप बता ही नहीं सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ। इसे ही हम विलयन या सॉल्यूशन भी कहते हैं। और दूसरा टाइप है विषमांगी या हेट्रोजीनियस। इसमें मिलाई गई चीजें अलग अलग साफ दिखती हैं, उनकी बनावट एक जैसी नहीं होती, जैसे पानी में तेल डाल दो या नमक में लोहे का बुरादा मिला। चलिए अब पहले वाले टाइप यानी समांगी मिश्रण को और करीब से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका एक और फैंसी साइंटिफिक नाम है विलयन या सॉल्यूशन। अब देखिए, किसी भी विलयन के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है विलायक यानी सॉल्वेंट। ये वो चीज है जो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर घोल लेती है और ये ज्यादा मात्रा में होती है। दूसरा है विलेय यानी सोल्यूट। ये वो चीज है जो घुल जाती है और ये कम मात्रा में होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल चीनी और पानी का घोल। इसमें पानी क्या हुआ? विलायक, और चीनी विलेय। सिंपल। अच्छा, तो एक असली विलयन की पहचान क्या है? इसके कुछ खास गुण होते हैं। पहली बात, ये एक समांगी मिश्रण है, ये तो हम जानते ही हैं। दूसरी, इसके कण पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते। तीसरी बात, अगर आप इसमें से टॉर्च की लाइट गुजारेंगे तो आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि कण उसे फैलाते नहीं हैं। और सबसे जरूरी, ये बहुत स्टेबल होते हैं।
मतलब एक बार चीनी पानी में घुल गई तो वो अपने आप नीचे नहीं बैठेगी, वो घुली ही रहेगी। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की। सीधे शब्दों में कहें तो विलयन कितना गाढ़ा है। इसमें 3 टर्म्स बहुत जरूरी हैं। पहला है असंतृप्त, मतलब ऐसा घोल जिसमें अभी और विलय घोला जा सकता है। दूसरा है संतृप्त, ये वो पॉइंट है जब और ज्यादा विलय घुलना बंद हो जाता है। और तीसरा है घुलनशीलता, ये हमें बताता है कि एक संतृप्त विलयन में उस तापमान पर कितना विलय घुला हुआ है। तो इस सांद्रता को नापे कैसे? इसके लिए हमारे पास ये 3 बहुत काम के फॉर्मूले हैं। ये द्रव्यमान और आयतन के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं। देखने में शायद थोड़े टेक्निकल लगे, पर ये बहुत सीधे हैं और हमें बताते हैं कि पूरे विलयन में सल्यूट का कितना हिस्सा है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 40 ग्राम नमक है और 320 ग्राम पानी। तो सबसे पहले हमें पूरे विलयन का वजन निकालना होगा। वो कितना होगा? 40 ग्राम नमक प्लस 320 ग्राम पानी, यानी 360 ग्राम। अब बस फॉर्मूला लगा दो। विलय का द्रव्यमान 40G को विलयन के द्रव्यमान 360G से भाग दो और 100 से गुना कर दो, और जवाब आ गया 11.1%। है ना आसान? ठीक है, विलयन तो समझ आ गया, पर उन मिश्रणों का क्या जो एकदम साफ नहीं होते, जो थोड़े धुंधले या गंधले से दिखते हैं? यहीं पर हमारे 2 और खिलाड़ी मैदान में आते हैं, निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलॉइड यानी कोलॉइड। चलिए अब इनसे मिलते हैं। निलंबन या सस्पेंशन को समझना सबसे आसान है। बस पानी में चॉक पाउडर या रेत मिलाने की सोचिए। क्या वो घुलते हैं? नहीं, वो बस पानी में तैरते रहते हैं और हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखते भी हैं। और अगर आप ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? सारी रेत नीचे बैठ जाएगी। इसीलिए हम इसे अस्थिर कहते हैं। और हाँ, इसे आप फिल्टर पेपर से छानकर आसानी से अलग भी कर सकते हैं। और अब आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग केस, कोलॉइड। ये थोड़े धोखेबाज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखते तो विलयन की तरह समांगी हैं, पर असल में होते हैं विषमांगी। दूध इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नीचे नहीं बैठते, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो एक काम कर सकते हैं, और वो है लाइट को फैलाना। और इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव का इससे खूबसूरत एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आपने कभी घने जंगल में या किसी धुंध वाली सुबह में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं, जो रोशनी की एक पूरी बीम दिखती है? वो टिंडल प्रभाव ही है। हवा में मौजूद धुंध और धूल के छोटे छोटे कण जो कोलाइड की तरह काम कर रहे हैं, वो उस रोशनी को बिखेर देते हैं और हमें पूरा रास्ता दिखने लगता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि कोलॉइड्स हमारी रोज की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कोहरा, बादल, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, फेस क्रीम, जली, पनीर, मक्खन, ये सब के सब कोलॉइड हैं। हर चीज जो हमारे आसपास है उसमें कहीं ना कहीं साइंस छिपी है। ठीक है, तो हमने मिश्रण बनाना और उनके टाइप समझना तो सीख लिया, पर क्या हम इन्हें वापस अलग भी कर सकते हैं? मतलब जो मिला दिया, क्या उसे फिर से जुदा किया जा सकता है? बिल्कुल, और कैसे, यही हम अपने इस आखिरी सेक्शन में देखने वाले हैं। सबसे पहली और सिंपल टेक्निक है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्याही से उसके रंग को अलग करना। हम क्या करते हैं? स्याही को एक कटोरी में लेकर उसे सीधे आग पर नहीं बल्कि उबलते पानी की भाप पर गर्म करते हैं। इससे स्याही में मौजूद पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और कटोरी में पीछे क्या बचता है? सिर्फ रंगीन डाई। इससे ये भी साबित हो जाता है कि इंक जो है वो पानी और डाई का एक मिश्रण है। दूसरी कमाल की टेक्निक है अपकेंद्रीकरण या सेंट्रिफ्यूगेशन। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब आप किसी लिक्विड मिक्सचर को बहुत बहुत तेजी से घुमाते हैं तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के वाले ऊपर तैरने लगते हैं। ये टेक्निक कहाँ काम आती है? डायग्नोस्टिक लैब्स में ब्लड और यूरिन टेस्ट करने में, डेयरी में क्रीम से मक्खन निकालने में, और अरे हमारे घरों में भी वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो कपड़ों से पानी निचोड़ता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो चलिए आज के क्लास के मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जिसे हम आम जिंदगी में शुद्ध कहते हैं, वो साइंस की नज़र में अक्सर एक मिश्रण होता है। दूसरी बात, मिश्रण 2 तरह के हैं, समांगी जैसे विलयन और विषमांगी जैसे निलंबन और कोलॉइड। और हमने ये भी देखा कि इन सब के गुण इनके कणों के साइज पर निर्भर करते हैं। और आखिर में हमने इन मिश्रणों को अलग करने के लिए वाष्पीकरण और अपकेंद्रीकरण जैसी टेक्निक्स भी सीखी। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल,
अगर हवा, पानी, दूध, मिट्टी लगभग सब कुछ एक मिश्रण है, तो फिर हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो साइंटिफिकली शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आती हैं? जरा सोचिए और अपने चारों ओर इस नई वैज्ञानिक नजर से देखिए। शायद आपको कुछ हैरान करने वाले जवाब मिले। कभी सोचा है हमारे चारों तरफ ये जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये जमीन, आखिर किस चीज से बना है? चलिए आज परमाणुओं और अणुओं की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और बड़े बड़े आइडियाज को एकदम आसान नोट्स में समझते हैं। तो चलिए पदार्थ के सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हम शुरू करेंगे एक ऐसे सवाल से जिसने सदियों तक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों दोनों की ही नींद उड़ा रखी थी। आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से है? हमारा ये सफर हमें पुराने जमाने के विचारकों से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक ले जाएगा। हम इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे ताकि हम केमिस्ट्री की इस अनोखी भाषा को अच्छी तरह समझ सकें। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं। जब कोई लैब या मॉडर्न साइंस नहीं था, उससे भी बहुत पहले भारत और ग्रीस में कुछ महान विचारकों ने पदार्थ की बनावट पर बहुत गहराई से सोचा था। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना, कि दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों में बिना किसी कांटेक्ट के थिंकर्स एक ही नतीजे पर पहुंचे कि हर चीज एक ऐसे सबसे छोटे कण से बनी है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब सिर्फ सोचने विचारने से आगे बढ़ने का वक्त था। 18वीं सदी में एक क्रांति आई जब एंटोनी लैवोजियर जैसे साइंटिस्ट्स ने कहा कि हम सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, और यहीं से निकले 2 ऐसे फंडामेंटल लॉज जो आज भी केमिस्ट्री की नींव हैं। तो सवाल ये था कि जब चीजें आपस में मिलकर कुछ नया बनाती हैं, मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या चीजों का कुल वजन घटता या बढ़ता है? इसका जवाब खोजने के लिए लैवोजियर और प्राउस्ट ने बड़े ही स्मार्ट एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कुछ इस तरह का एक सेटअप इस्तेमाल किया जिसमें 2 अलग-अलग सॉल्यूशंस X और Y को एक बंद फ्लास्क के अंदर मिलाया गया, बस ये देखने के लिए कि होता क्या है। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला पर बहुत ही सिंपल। उन्होंने देखा कि रिएक्शन से पहले फ्लास्क का जितना वजन था, रिएक्शन के बाद भी वजन बिल्कुल उतना ही था, 1 ग्राम भी इधर-उधर नहीं हुआ। और इस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक बहुत बड़े नियम को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। दूसरा नियम कॉम्पाउंड्स की बनावट से जुड़ा था, जो एक और भी ज्यादा मजेदार और सख्त नियम को मानता है। जैसे पानी को ही ले लीजिए, चाहे वो नदी का पानी हो, बारिश का हो या लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये बिल्कुल प्रकृति की अपनी एक रेसिपी बुक जैसा है जिसके नियम कभी नहीं बदलते। तो ये नियम तो पता चल गए, लेकिन अगली बड़ी चुनौती ये समझाना थी कि आखिर ये नियम काम क्यों करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब 1808 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया। डाल्टन ने इन सभी बिखरे हुए आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक कमाल की थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि हर चीज परमाणु नाम के छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है। हर एलिमेंट के परमाणु एक जैसे होते हैं और वो सिंपल रेशियोज में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। और बूम, इस एक थ्योरी ने उन दोनों नियमों को एक झटके में समझा दिया। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो ठीक है, एक परमाणु असल में होता कैसा है? चलिए इस बिल्डिंग ब्लॉक पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और इससे जरा जान पहचान बढ़ाते हैं। जब हम कहते हैं छोटे, तो हमारा मतलब सच में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इतना छोटा कि उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा है। इसे ऐसे समझिए, अगर हम 1 मीटर लंबी छड़ी लें और उसके 1 अरब, जी हाँ 1 अरब बराबर टुकड़े करें, तो जो एक टुकड़ा मिलेगा वो होगा 1 नैनोमीटर। इसी स्केल पर होते हैं परमाणु। ये टेबल हमें एक अंदाजा देती है। देखिए कैसे एक हाइड्रोजन के परमाणु से कहानी शुरू होती है, फिर पानी का अणु, हीमोग्लोबिन, और बढ़ते बढ़ते एक सेब जैसी बड़ी चीज बनती है। ये सब कुछ उन्हीं नन्हे नन्हे परमाणुओं से शुरू होता है। और कमाल की बात तो ये है कि आज हमारे पास इतने शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हैं कि हम सच में अलग अलग परमाणुओं की सतह को देख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन की ये शानदार तस्वीर। अब जाहिर है हर बार पोटेशियम या लोहा लिखना तो मुश्किल है, तो केमिस्ट्स के पास एक तरह का सीक्रेट कोड होता है, तत्वों के प्रतीक। ये यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं, जैसे लोहे के लिए Fe या पोटेशियम के लिए K,
जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक ही भाषा में बात करने में मदद करते हैं। अब एक अकेले परमाणु को तोलना तो लगभग नामुमकिन है ना? तो वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही चालाक तरीका निकाला। वे हर परमाणु के वजन की तुलना एक स्टैंडर्ड से करते हैं, कार्बन 12 परमाणु। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक हाथी का वजन किलोग्राम में बताने की बजाय ये कहना कि उसका वजन 500 बिल्लियों के बराबर है। परमाणु ज्यादातर अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे दूसरे परमाणुओं से जुड़कर अणु और आयन बनाते हैं, और असल में यही वो चीजें हैं जिनसे हमारे आसपास की दुनिया बनी है। एक अणु को ऐसे समझिए कि ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा मुमकिन हिस्सा है जिसमें उस चीज की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों। जैसे पानी का एक H2O अणु पानी का वो सबसे छोटा टुकड़ा है जो अब भी पानी ही कहलाता है। और फिर आते हैं आयन। ये थोड़े अलग मिजाज के होते हैं। ये ऐसे परमाणु हैं जिन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं या पा लिए हैं, जिससे उन पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यही चार्ज उन्हें दूसरे आयनों की तरफ खींचता है, जिससे नमक जैसे कंपाउंड्स बनते हैं। बढ़िया। अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचान गए हैं तो चलिए सीखते हैं कि इनकी रेसिपी कैसे लिखी जाती है। हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कंपाउंड्स को कैसे लिखा जाता है। इसका एक बहुत आसान तरीका है। हर तत्व की एक संयोजकता होती है जो उसकी बॉन्डिंग पावर की तरह है कि वो कितने दूसरे परमाणुओं से जुड़ सकता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की संयोजकता 1 है। हम बस इन नंबरों को क्रिस क्रॉस कर देते हैं और हमें फॉर्मूला मिल जाता है, HCl। सिंपल। तो देखिए कहाँ प्राचीन दर्शन से शुरू हुई बात आज मॉडर्न केमिस्ट्री की इस भाषा तक पहुंच गई है। अब जब हम परमाणुओं की ये भाषा जानते हैं तो जरा सोचिए हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं। चलिए आज विज्ञान के एक चैप्टर को एक जासूसी कहानी की तरह समझते हैं और पता लगाते हैं कि वैज्ञानिकों ने कैसे पर्दा उठाया इस राज से कि एटम यानी परमाणु आखिर बना किससे है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। सालों से डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से हम ये मानते आए थे कि एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या ये सच था? तो ठीक है, आज के सफर का ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक कर उन सभी सुरागों को देखेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। तो सबसे पहला सुराग कहां से मिला? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ चीजें चार्ज को कंडक्ट कर सकती हैं तो उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें लगा कि अरे अगर ऐसा है तो एटम के अंदर जरूर कुछ और भी होना चाहिए। वो अविभाज्य या इंडिविजिबल नहीं हो सकता। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के दो मेन किरदारों की। एक तरफ था नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जिसका मास लगभग ना के बराबर था, और दूसरी तरफ था पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से करीब 2000 गुना ज्यादा भारी था। अब सवाल ये था कि भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट क्या है। इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की जे थॉमसन ने, और ये है हमारे पहले साइंटिफिक डिटेक्टिव जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज और पहले एटॉमिक मॉडल को पेश करने के लिए इन्हें 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो थॉमसन ने क्या कहा? उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार आइडिया दिया। उन्होंने कहा, सोचो एक एटम जो है वो एक तरबूज जैसा है। जो तरबूज का लाल वाला हिस्सा है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें धसे हुए हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। अब देखिए, इस मॉडल की एक बात तो बहुत सही थी। इसने ये अच्छे से समझा दिया कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले थे जिनके नतीजों को ये मॉडल समझा ही नहीं पाया। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे जासूस अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने एटम की पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। तो रदरफोर्ड का प्लान क्या था? एकदम सीधा सा। उन्होंने तेज चलने वाले पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स लिए। समझिए कि ये छोटी छोटी बुलेट्स हैं, और इन बुलेट्स को उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली, मतलब बहुत ही ज्यादा पतली फॉइल पर फायर किया, और फिर बस ये देखा कि ये पार्टिकल्स फॉइल के पार जाकर कहां कहां टकराते हैं। अब देखो, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो इन अल्फा पार्टिकल्स को सीधे सीधे फॉइल से पार हो जाना चाहिए था, है ना? पर जो हुआ वो रदरफोर्ड के लिए भी एक शॉक था।
इतना बड़ा कि उन्होंने कहा ये तो वैसा ही है जैसे आपने एक तोप का गोला एक कागज पर चलाया और वो टकराकर वापस आप ही को लग गया। तो चलिए अब इन हैरान करने वाले नतीजों से मिले सुरागों को एक एक करके देखते हैं। पहला सुराग, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ता बदले सीधे निकल गए। इससे क्या पता चला कि एटम अंदर से कोई ठोस गोला नहीं है, बल्कि उसका ज्यादातर हिस्सा एकदम खाली है। दूसरा सुराग, कुछ पार्टिकल्स हल्के से अपने रास्ते से भटक गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो रास्ते में किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज के पास से गुजरे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो ये सुराग था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा है। और अब सबसे जबरदस्त सुराग, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल, सोचिए सिर्फ एक, किसी ऐसी चीज से टकराया कि 180 डिग्री पर वापस लौट आया। इससे यह साफ हो गया कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत भारी और घनी चीज है, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है। तो इन सुरागों को जोड़कर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक छोटा, भारी, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। एटम का लगभग सारा वजन इसी में होता है, और इलेक्ट्रॉन वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब ये मॉडल सुनने में तो बहुत सही लगा, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस जमाने की फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी खोता जाएगा और धीरे धीरे घूमते घूमते न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। मतलब एटम तो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। पर हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ थी। तो अब इस अस्थिर एटम की गुत्थी को कौन सुलझाएगा? चलिए देखते हैं कि हमारे तीसरे डिटेक्टिव नील्स बोर ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ये हैं नील्स बोर। इन्होंने रदरफोर्ड के साथ ही काम किया था, और उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा आइडिया दिया जो उस वक्त के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। बोर ने कहा, देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। उनके घूमने के लिए कुछ खास फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिन्हें ऑर्बिट या एनर्जी शेल्स कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस खास ऑर्बिट में घूम रहा है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और इन शेल्स को नाम दिया गया KLMN, या फिर n=1, 2, 3, 4। चलिए, तो अब पिक्चर थोड़ी साफ हो गई थी। सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स हैं और बाहर खास ऑर्बिट्स में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक पेंच अभी भी था। जब वैज्ञानिकों ने एटम का वजन तोला तो वो सिर्फ प्रोटॉन्स के वजन से मेल नहीं खा रहा था, कुछ तो और था न्यूक्लियस के अंदर। और फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने इस पहेली के आखिरी टुकड़े को खोज निकाला, न्यूट्रॉन। ये एक ऐसा पार्टिकल था जो न्यूक्लियस में ही रहता था। उसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। अब जाके एटम का पूरा परिवार कंप्लीट हुआ। तो अब जब एटम का पूरा मॉडल तैयार हो गया तो अगला सवाल आया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहेगा? इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो बोर और बरी ने मिलकर इसके लिए कुछ नियम बनाए। ये नियम बड़े सीधे साधे हैं। पहला, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2n² फॉर्मूले से पता चलेगा। मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और ऐसे ही। दूसरा, सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन हमेशा अंदर वाले शेल को पहले भरते हैं, फिर बाहर वालों की बारी आती है। और इन्हीं नियमों के आधार पर हम पहले 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स में इस तरह से बांट सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे K, L और M शेल्स एक एक करके भर रहे हैं। तो ये पूरी जासूसी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ती है। सोचिए जरा, किसी एटम की पहचान तो उसके प्रोटॉन के नंबर से होती है, पर उसका पूरा बर्ताव, उसका कैरेक्टर, वो उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स तय करते हैं। तो जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो क्या होता है? ये सवाल ही पूरी केमिस्ट्री की दुनिया का दरवाजा खोलता है। सोचिए, एक बड़ा सा पेड़ या हम खुद आखिर किस चीज से बने हैं? जवाब एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा है। जी हाँ, आज हम उसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं कि जिंदगी का ये बिल्डिंग ब्लॉक आखिर है क्या। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो जानेंगे कि कोशिका की खोज आखिर हुई कैसे,
फिर देखेंगे कि सजीव असल में बने किससे होते हैं और उसके बाद कोशिका के अंदर चलकर उसके अलग अलग हिस्सों जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है और जीवन की कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही साधारण सी चीज से, जिसे एक साइंटिस्ट ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो आइए सुनते हैं कोशिका की खोज की ये दिलचस्प कहानी। ये बात है साल 1665 की। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया और उससे कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को देखा। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बहुत सारे कमरे दिखाई दिए, बिल्कुल एक जैसे। इन्हीं छोटे छोटे कमरों को हुक ने नाम दिया सेल। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और कमाल की बात देखिए, ये नाम आज भी करीब 350 साल बाद भी बायोलॉजी में वैसे का वैसा ही इस्तेमाल होता है। रॉबर्ट हुक की एक खोज तो बस एक शुरुआत थी, इसने एक दरवाजा खोल दिया। इसके ठीक बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा कोशिकाएं देखीं। फिर कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस खोज निकाला और फिर तो जैसे डिस्कवरीज की झड़ी लग गई। 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। फिर श्लीडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया कि भाई सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं। और आखिर में 1855 में विर्चो ने इस कहानी को पूरा किया, ये बताकर कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। तो इतिहास तो बहुत दिलचस्प था, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम इन कोशिकाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमें किसी बड़ी बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे किचन में रखा एक प्याज ही काफी है। तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक एक्टिविटी है। सबसे पहले प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेना है, फिर उसके अंदर की तरफ से एक पतली सी झिल्ली निकालनी है। अब इस झिल्ली को तुरंत पानी में डाल देना है ताकि वो सूखे नहीं। इसके बाद एक कांच की स्लाइड पर पानी की एक बूंद डालकर झिल्ली को उस पर फैला देना है और आखिर में सैफ्रनिन नाम के एक स्टेन की एक बूंद डालकर उसे कवर स्लिप से धीरे से ढक देना है। बस हमारी स्लाइड तैयार है। अब इसे रखा जाएगा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे और यहीं से असली जादू शुरू होने वाला है। तो सवाल ये है कि जब हम माइक्रोस्कोप से झांकेंगे तो हमें दिखेगा क्या? क्या बस एक धुंधला सा धब्बा या कुछ खास? और ये देखिए, हमें दिखती हैं ये छोटी छोटी एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचनाएं, कुछ कुछ दीवार में लगी ईंटों जैसी। यही है प्याज की कोशिकाएं। यही वो छोटी छोटी इकाइयां हैं जो एक साथ जुड़कर पूरा का पूरा प्याज बनाती हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं ना, यही कोशिकाएं हैं। और ये सिर्फ प्याज तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सब इन्हीं मूलभूत इकाइयों से बनी है। हाँ, पर यहाँ एक मजेदार बात है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो बस एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा या बैक्टीरिया। वो एक अकेली कोशिका ही उनका पूरा शरीर है, सारे काम वही करती है। इन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और दूसरी तरफ हैं हम जैसे बहुकोशिकीय जीव, जिनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बनाती हैं। और हमारे शरीर में हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है, बिल्कुल एक टीम की तरह, जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग भूमिका होती है। और क्योंकि हर कोशिका का काम अलग है, इसलिए उनका आकार और आकृति भी अलग अलग होती है। जैसा काम वैसा रूप। आप देख सकते हैं हमारे शरीर में ही कितनी तरह की कोशिकाएं हैं। चिकनी पेशी कोशिकाएं, गोल गोल रक्त कोशिकाएं, लंबी धागे जैसी तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सजीव कोशिका से बने होते हैं, पर सवाल ये है कि एक कोशिका के अंदर क्या होता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और कोशिका के संरचनात्मक संगठन को समझते हैं। अगर हम किसी भी कोशिका को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें मोटे तौर पर उसमें 3 चीजें जरूर मिलेंगी। पहली है प्लाज्मा झिल्ली, जो उसकी बाहरी परत है। दूसरा है केंद्रक, जो उसका कंट्रोल सेंटर है। और तीसरा है कोशिका द्रव, जो इन दोनों के बीच भरा हुआ जली जैसा पदार्थ है। बस इन्हीं 3 मुख्य घटकों से कोशिका के सारे काम चलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत से, यानी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से। ये प्लाज्मा झिल्ली बहुत ही स्मार्ट होती है।
इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक गेट कीपर की तरह काम करती है। ये तय करती है कि कौन सी चीज कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। कुछ जरूरी पदार्थों को तो ये आने जाने देती है, लेकिन बाकियों को रोक देती है। अच्छा, ये अंदर बाहर आने जाने का काम होता कैसे है? एक तरीका है विसरण। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना? चीजें हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें इसी तरह अंदर बाहर आती जाती हैं। अब पानी का मामला थोड़ा खास है। जब पानी इसी तरह एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार जाता है ना, तो उसे विसरण नहीं बल्कि परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। है तो ये भी विसरण का ही एक खास प्रकार, बस ये पानी के लिए है। तो क्या होता है जब हम किसी कोशिका को पानी के घोल में रखते हैं? यहाँ 3 बातें हो सकती है। अगर बाहर पानी ज्यादा है तो पानी कोशिका के अंदर जाएगा और वो फूल जाएगी। इसे कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। अगर अंदर और बाहर पानी बराबर है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोशिका वैसी ही रहेगी। ये है समपरासारी विलयन। और अगर बाहर पानी कम है तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। इसे कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 और बहुत जरूरी हिस्सों की बात करेंगे। एक है कोशिका भित्ति, जो पौधों को एक एक्स्ट्रा सुरक्षा देती है, और दूसरा है कोशिका का कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक। देखिए, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधों को स्ट्रक्चरल मजबूती देती है। यही वजह है कि जब बहुत सारा पानी कोशिका के अंदर चला जाता है तब भी वो फटती नहीं है। ये कोशिका भित्ति उसे बचा लेती है। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? तब कोशिका के अंदर का सारा सामान सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाता है। इसी घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोशिका के ब्रेन की, उसके हेडक्वार्टर्स की, यानी केंद्रक की। आमतौर पर ये कोशिका के बीच में होता है और माइक्रोस्कोप से देखने पर एक गहरे रंग के गोल डॉट जैसा दिखता है। यही वो जगह है जहां से कोशिका के सारे काम कंट्रोल होते हैं। इस केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए में ही हमारी सारी आनुवांशिक जानकारी होती है। डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स को ही हम जीन कहते हैं। मतलब अगली पीढ़ी में कौन से गुण जाएंगे, ये सारी जानकारी इसी केंद्रक के अंदर बंद होती है। तो हमने कोशिका की बाउंड्री देख ली, उसका कंट्रोल सेंटर भी देख लिया। अब चलते हैं उस जगह पर जहां असल में सारा काम होता है, कोशिका का वर्कशॉप यानी कोशिका द्रव और उसके अंदर मौजूद कोशिका अंगक। कोशिका द्रव्य क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा हुआ एक बड़ा सा तरल क्षेत्र है। इसी जेली जैसे पदार्थ में बहुत से छोटे छोटे कोशिका अंगक तैरते रहते हैं। कोशिका को जिंदा रखने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब यहीं होती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो बहुत ही सरल होती हैं। इनका आकार छोटा होता है और इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए इनका न्यूक्लियर रीजन बस न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें बस एक ही क्रोमोसोम होता है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो ज्यादा बड़ी और जटिल होती हैं। इनमें एक वेल डिफाइंड झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है और एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। सारे झिल्ली वाले अंगक भी इनमें मौजूद होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा जटिल है और इस जटिलता से फर्क क्या पड़ता है? जरा सोचिए, इसी जटिलता की वजह से ही तो पृथ्वी पर जीवन के इतने अलग अलग और अद्भुत रूप मौजूद हैं। तो अगली बार जब हम किसी भी जीवित चीज को देखें तो ये याद रखना चाहिए कि उसकी पूरी कहानी की शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी अद्भुत कोशिकाओं से होती है। नमस्कार। चलिए आज विज्ञान के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर अध्याय 6 ऊतक यानी टिश्यूज को समझते हैं। ये हमारे शरीर और पौधों की बनावट को समझने की बुनियाद है। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी यात्रा इन 6 हिस्सों में होगी।
हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक कैसे बनाती हैं। फिर देखेंगे कि पौधों और जंतुओं के ऊतकों में क्या फर्क है, और फिर दोनों के अलग अलग तरह के ऊतकों को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि कोशिका से ऊतक तक का ये सफर आखिर होता कैसे है। ये किसी भी जीव के बनने की कहानी है। देखिए, जीवन का संगठन दो तरह का होता है। एक तरफ है अमीबा जैसा एक कोशिक जीव, जहाँ बेचारे एक ही कोशिका को सारे काम करने पड़ते हैं, चलना, खाना, सांस लेना, सब कुछ। और दूसरी तरफ है हम जैसे बहुकोशिक जीव, जिनमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और हर काम के लिए एक खास टीम बनी होती है। और यहीं से आता है श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे शरीर में पेशीय कोशिकाएं सिकुड़कर और फैलकर हमें गति देती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं, और खून वो तो पूरे शरीर का डिलीवरी सिस्टम है जो ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है। तो ऊतक की परिभाषा क्या हुई? बहुत सीधी सी बात है, कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जिनकी बनावट एक जैसी हो और जो एक टीम की तरह मिलकर कोई एक खास काम करते हों, उसे ही ऊतक कहते हैं। जैसे खून, फ्लोएम और हमारी मांसपेशियां, ये सब ऊतक के ही उदाहरण हैं। अच्छा, अब एक बड़ा ही मजेदार सवाल, क्या पौधों और जंतुओं के ऊतक एक जैसे होते हैं या उनकी कहानी बिल्कुल अलग है? चलिए पता लगाते हैं। दोनों में सबसे बड़ा फर्क उनकी लाइफस्टाइल का है। पौधे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, उन्हें हिलना डुलना नहीं है, इसीलिए उन्हें सहारे की ज्यादा जरूरत होती है। और ये सहारा देने वाले ऊतक अक्सर मजबूती के लिए मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंतु तो भोजन और घर की तलाश में घूमते फिरते हैं, इसलिए उनके शरीर के ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं। ऊर्जा की खपत और बढ़ने के तरीके में भी ये अंतर साफ दिखता है। क्योंकि पौधे ज्यादा हिलते डुलते नहीं, तो उनकी एनर्जी की जरूरत कम होती है और उनकी ग्रोथ भी कुछ खास हिस्सों में ही होती है, जबकि जंतुओं को घूमने फिरने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और उनमें कोशिकाओं की वृद्धि पूरे शरीर में लगभग एक जैसी होती है। चलिए अब पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उनके पहले तरह के ऊतक को समझते हैं, जो असल में पौधे का ग्रोथ इंजन है, विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 2 कांच के जार लेकर उन्हें पानी से भर लीजिए। अब दोनों पर एक एक प्याज रख दीजिए। कुछ दिन तक दोनों की जड़ों को बढ़ने दीजिए। चौथे दिन जार 2 वाले प्याज की जड़ों की नोक को करीब 1 सेंटीमीटर काट दीजिए। अब अगले 5 दिन तक दोनों को देखिए और नोट कीजिए। अब इन सवालों पर जरा सोचिए। पहले जार में रखी प्याज की जड़ें लंबी हुई होंगी, है ना? लेकिन दूसरे जार की जड़ें जिनकी नोक हमने काट दी थी, उनकी ग्रोथ क्यों रुक गई? ऐसा क्या था उस नोक में? उस प्याज वाले एक्सपेरिमेंट से यही बात साफ होती है कि पौधों में ग्रोथ सिर्फ कुछ खास हिस्सों में ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहीं पर लगातार डिवाइड होने वाले ऊतक होते हैं और इन्हीं को हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये पौधे के ग्रोथ जोन्स हैं। और ये ग्रोथ जोन्स पौधे में कहाँ-कहाँ होते हैं? देखिए, शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ और तने की नोक पर होता है, जो लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व विभज्योतक तने की मोटाई बढ़ाता है और अंतर्विष्ट विभज्योतक ये पत्तियों के बेस या टहनियों की गांठों के पास होता है, जिससे वो हिस्से बढ़ते हैं। इन ग्रोथ वाली कोशिकाओं में कुछ खास बातें होती हैं। ये सुपर एक्टिव होती हैं, इनमें कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा होता है, इनकी दीवारें पतली और न्यूक्लियस एकदम साफ होता है। और सबसे मजेदार बात, इनमें रसधानी यानी वैक्यूल्स नहीं होती। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इनका काम स्टोर करना नहीं, बल्कि फटाफट डिवाइड होकर नई कोशिकाएं बनाना है। तो ठीक है, विभज्योतक ऊतक ने नई कोशिकाएं तो बना दी, पर अब उन नई कोशिकाओं का होता क्या है? यहीं से कहानी शुरू होती है स्थायी ऊतकों की। यहाँ एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं विभेदीकरण। इसमें ये नई कोशिकाएं एक परमानेंट शेप, साइज और एक खास काम को अपना लेती हैं, और ऐसा करने के बाद वो अपनी डिवाइड होने की ताकत खो देती हैं। बस बन गई वो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतकों में भी सबसे पहले आते हैं सरल स्थायी ऊतक। सरल इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले है पैरेन्काइमा। इसका मेन काम है खाने को स्टोर करना।
कभी कभी इसमें क्लोरोफिल होता है, तब इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और पानी में रहने वाले पौधों में इसकी कोशिकाओं के बीच हवा भरी होती है जिससे वो तैर पाते हैं, इसे एरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा है कॉलेनकाइमा। ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देता है। इसी की वजह से तेज हवा में भी टहनियां मुड़ तो जाती हैं पर टूटती नहीं। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नारियल का छिलका। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनकी दीवारों पर लिग्निन नाम का एक सीमेंट जैसा पदार्थ जमा होता है जो इन्हें बहुत सख्त बना देता है। अब जरा पौधे की स्किन को देखते हैं, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये पौधे की सबसे बाहरी परत होती है और उसकी रक्षा करती है। इसी परत पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं जो इन छेदों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं ताकि गैसें अंदर बाहर आ जा सके। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है, खासकर पेड़ों में, उनकी बाहरी परत पर कॉर्क या छाल की एक मोटी लेयर बन जाती है। इसकी कोशिकाएं भी मृत होती हैं और इनमें सुबेरिन नाम का एक केमिकल होता है। ये केमिकल इसे पानी और गैसों के लिए पूरी तरह से अभेद्य मतलब इम्परमिएबल बना देता है, एक तरह का नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट। सरल ऊतकों के बाद अब बारी है जटिल स्थायी ऊतकों की। जटिल इसलिए क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो मुख्य पाइपलाइनों से बना है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। ये वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ ऊपर की ओर। वहीं फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर नीचे, दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। और ये देखिए, ये हैं उन पाइपलाइनों की मुख्य कोशिकाएं। बाईं तरफ जाइलम की ट्रैकीड और दाईं तरफ फ्लोएम की चालनी नलिका। इन्हीं से मिलकर पौधे का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बनता है। पौधों की कहानी तो हमने काफी विस्तार से समझ ली। अब चलिए जंतु ऊतकों की दुनिया में एक छोटी सी झलक देखते हैं। जंतु ऊतकों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सांस लेना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी छाती की गति को महसूस किया जा सकता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये पेशीय कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने की वजह से हो रहा है और यही है पेशीय ऊतक का काम। तो जंतुओं के शरीर में मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला एपिथेलियमी ऊतक, जो शरीर को ढकने और रक्षा करने का काम करता है। दूसरा संयोजी ऊतक, जैसे कि खून, जो जोड़ने का काम करता है। तीसरा पेशीय ऊतक, जो गति प्रदान करता है। और चौथा तंत्रिका ऊतक, जो संदेशों का आदान प्रदान करता है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर ये पेशीय ऊतक हमारे शरीर के अंगों को हिलाते कैसे हैं? और तंत्रिका ऊतक इतनी तेजी से पूरे शरीर में संदेश कैसे भेज देते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसका जवाब हमें अगले विश्लेषण में मिलेगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट लोग पृथ्वी पर मौजूद इतने सारे अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को आखिर समझते कैसे हैं? आज हम इसी चीज को समझेंगे कि कैसी इस सारी अव्यवस्था में एक व्यवस्था लाई जाती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि भाई हमारा मशरूम से क्या लेना देना? लेकिन बायोलॉजी की दुनिया में ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। इसका जवाब ही तो हमें बताता है कि जिंदगी के इस इतने बड़े नेटवर्क में हमारी जगह आखिर है कहाँ। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मजेदार फैक्ट देखते हैं। अगर एक बंदर और एक गाय से तुलना करें तो पता है क्या, हमारे और बंदर के बीच में कहीं ज्यादा समानताएं हैं। ये दिखाता है कि कुछ जीवों के साथ हमारा रिश्ता दूसरों के मुकाबले ज्यादा गहरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समानताएं हैं क्या और साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं जिंदगी के पूरे फैमिली ट्री का एक नक्शा बनाने के लिए। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि धरती पर जिंदगी की जो वैरायटी है ना, वो सच में हैरान कर देती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है इतने छोटे बैक्टीरिया कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और दूसरी तरफ 30 मीटर लंबी ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव। ये जो स्केल है ना, ये वाकई कमाल का है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि हमारी धरती पर करीब करीब 1 करोड़ अलग अलग प्रजातियां हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या को ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल काम होगा। ये तो कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जिसकी किताबों पर कोई लेबल ही न लगा हो।
तो इतनी बड़ी वैरायटी को देखकर साइंटिस्ट ने सदियों से इसे समझने के लिए सिस्टम बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं कि शुरू में ये कोशिशें कैसी थी। बहुत पहले एरिस्टोटल जैसे विचारकों ने जानवरों को बस इस आधार पे बांट दिया कि वो रहते कहाँ हैं, मतलब जमीन पर, पानी में या हवा में। सिंपल था, लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ थी। इस हिसाब से तो शार्क और व्हेल दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, क्योंकि दोनों पानी में रहते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो कितने अलग हैं। तो फिर क्लासिफिकेशन के लिए एक अच्छी खासियत क्या मानी जाए? यहीं से असली साइंस शुरू होता है। अब साइंटिस्ट को ऐसी खासियतें ढूंढनी थी जो सिर्फ ऊपर ऊपर की समानताओं से ज्यादा गहरी और फंडामेंटल हों। तो आखिर साइंटिस्ट्स इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? वो खासियतों का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक के ऊपर एक परतें रखकर, बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाने की तरह। इस पत्थर की दीवार वाली एनालॉजी को देखिए, ये बहुत कमाल की है। सोचिए कि दीवार की नींव वाले पत्थर सबसे बेसिक चीज तय करते हैं, जैसे सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है या नहीं। बस ये एक फैसला इसके ऊपर की सारी परतें तय कर देता है, जैसे कि वो जीव एक सेल वाला होगा या बहुत सारे सेल्स वाला। मतलब एक के ऊपर एक परतें जुड़ती जाती हैं और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता जाता है। और पता है, क्लासिफिकेशन का ये पूरा आइडिया चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। 1859 में आई उनकी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने सब कुछ बदल दिया। जब हम जीवों को उनकी कॉमन खासियतों के आधार पर ग्रुप करते हैं, तो हम असल में उनके एवोल्यूशनरी रिश्तों का ही तो एक मैप बना रहे होते हैं। तो इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया लाइफ को क्लासिफाई करने के लिए, और ये सिस्टम आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारी समझ धीरे धीरे कैसे बदली, एरिस्टोटल के सिंपल ऑब्जर्वेशन से लेकर डार्विन के क्रांतिकारी आइडिया तक, और फिर आखिर में विटेकर के इस जबरदस्त सिस्टम तक। और ये रही वो कमाल की चीज, यही है विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम। सेल कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और खाना कैसे मिलता है, बस इन कुछ बेसिक चीजों के आधार पर दुनिया के सारे जीव जंतु इन 5 बड़े ग्रुप्स में फिट हो जाते हैं। बायोलॉजी में ऑर्डर लाने की यही तो चाबी है। तो चले अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। एक छोटा सा टूर करते हैं पहले 3 किंगडम्स का, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई। तो शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल और सबसे पुराने जीवों से, किंगडम मोनेरा। मोनेरा की सबसे खास बात क्या है? उनके सेल्स में कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। ये सब सिंगल सेल वाले जीव हैं जो या तो अपना खाना खुद बना लेते हैं या दूसरों से लेते हैं। और बैक्टीरिया इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे जीव हर जगह हैं और धरती पर जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब इस हायरार्की में एक स्टेप ऊपर चलते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं। अब प्रोटिस्टा मोनेरा से अलग कैसे हैं? ये यूकैरियोटिक है, मतलब इनकी सेल्स में एक प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है तो ये भी ज्यादातर सिंगल सेल वाले ही, लेकिन इस ग्रुप में वैरायटी बहुत ज्यादा है। अमीबा का नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? वो प्रोटिस्टा का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। एक सिंपल सा लेकिन बड़ा दिलचस्प यूकैरियोटिक जीव जो इस किंगडम की खासियतें दिखाता है। चलिए अब हमारे इस छोटे से टूर के आखिरी स्टॉप पर चलते हैं, किंगडम फंजाई, जिसे हम आम भाषा में फफूंद या कवक कहते हैं। फंजाई भी यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये पौधों या जानवरों से एकदम अलग हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना बाहर से लेते हैं, अक्सर सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करके। और इनकी सेल वॉल्स एक खास तरह के कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसे काइटिन कहते हैं, से बनी होती हैं। जब भी हम मशरूम या ब्रेड पर लगी फफूंद के बारे में सोचते हैं, तो हम असल में फंजाई की ही बात कर रहे होते हैं। और ये हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का बहुत जरूरी काम करते हैं। तो ये सिस्टम बैक्टीरिया से लेकर फंगस तक सबको ऑर्गेनाइज कर देता है। लेकिन हम इसमें कहाँ फिट होते हैं? हमने देखा कि कैसे ये सिस्टम जिंदगी की इतनी बड़ी वैरायटी को समझने लायक ग्रुप्स में बांटता है। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिंदगी के इस बड़े से खाके में पौधे, जानवर और हम इंसान आखिर कहाँ फिट होते हैं? नमस्कार। हम सब हर रोज चीजों को चलते फिरते, दौड़ते भागते देखते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज गति में है, तो
इसके पीछे का विज्ञान आखिर है क्या? तो चलिए आज हम इसी मोशन यानी गति के रहस्य को एकदम बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम गति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसे डिस्क्राइब करना मतलब बयां करना सीखेंगे। उसके बाद हम गति की दर को मापेंगे, फिर वेग में होने वाले बदलाव को समझेंगे और आखिर में इन सब चीजों को ग्राफ की मदद से देखेंगे। एकदम सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, गति का परिचय। और यहाँ सबसे बड़ी सबसे जरूरी बात यह है कि गति सापेक्ष है, मतलब रिलेटिव। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई जब हम कहते हैं कि कोई चीज चल रही है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, गति तो हर जगह है। उड़ते हुए पक्षी, सड़क पर चलती कारें, अंतरिक्ष में घूमते ग्रह, यहाँ तक कि हमारी अपनी नसों में बहता हुआ खून भी गति में है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि गति सापेक्ष होती है। इसका मतलब ये कि कोई चीज चल रही है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देख कौन रहा है। सोचिए, जब हम एक चलती बस में होते हैं तो बाहर के पेड़ हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं, है ना? लेकिन हमारे बगल में बैठा हुआ यात्री, वो तो हमें स्थिर ही लगता है। यही है गति का सापेक्ष होना। अच्छा, तो अगर गति हमेशा किसी चीज के मुकाबले में ही देखी जाती है, तो फिर उसे ठीक ठीक एकदम सही सही मापने के लिए हमें एक शुरुआती बिंदु तो चाहिए ही होगा। और इसी शुरुआती बिंदु को विज्ञान की भाषा में संदर्भ बिंदु या अंग्रेजी में रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये संदर्भ बिंदु, जिसे हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, एक तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बिना हम ये बता ही नहीं सकते कि कोई चीज असल में कहाँ है या वो कितनी दूर चली है। जैसे जब हम कहते हैं रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में, तो यहाँ रेलवे स्टेशन हमारा संदर्भ बिंदु है। चलिए इस बात को एक डायग्राम से समझते हैं। किसी भी सफर को बयान करने के दो बहुत जरूरी तरीके होते हैं और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहला है दूरी यानी डिस्टेंस और दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, दूरी का मतलब है तय किया गया कुल रास्ता, मतलब कोई वस्तु जितना भी चली वो सब जुड़ जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरी तरफ है विस्थापन। विस्थापन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि रास्ता कितना लंबा या घुमावदार था, वो तो बस शुरुआती और आखिरी बिंदु के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी को देखता है। और हाँ, विस्थापन में दिशा भी जरूरी होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इस सवाल पर वापस आते हैं, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है भले ही कुछ दूरी तय की गई हो? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोच कर देखिए, मान लीजिए कोई अपने घर से निकलकर बाजार जाता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। अब उसने कुछ किलोमीटर की दूरी तो तय की है ना, लेकिन क्योंकि उसकी शुरुआती और आखिरी जगह एक ही है यानी उसका घर, तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य, जीरो। अब जरा गति के स्टाइल को समझते हैं। मतलब गति दो तरह की हो सकती है। पहली है एक समान गति। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, जैसे एक खाली हाईवे पर चलती हुई कार। और दूसरी है असमान गति। इसमें वस्तु बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शहर के ट्रैफिक में फंसी हुई कार, कभी तेज कभी धीरे। चलिए इस टेबल को देखते हैं। इसमें दो वस्तुएं हैं, ए और बी। अब सवाल ये है कि किसकी गति एक समान है। जरा वस्तु ए को देखिए, हर 15 मिनट में वो ठीक 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, एकदम कंसिस्टेंट, तो इसकी गति हुई एक समान। अब वस्तु बी को देखिए, पहले 15 मिनट में 7 मीटर, फिर अगले 15 मिनट में 12 मीटर। इसकी दूरी हर बार बदल रही है, तो इसकी गति असमान है। साफ है ना? तो अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, गति की दर का मापन। मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि गति कैसी होती है, एक समान या असमान। पर अब हम ये सीखेंगे कि उसे मापते कैसे हैं, और इसके लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी, चाल और वेग। किसी भी वस्तु की तेजी को हम चाल या स्पीड से मापते हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है, v = s/t। मतलब चाल निकालने के लिए बस कुल तय की गई दूरी को कुल लगे हुए समय से भाग दे दीजिए। और हाँ, जब गति एक जैसी न हो तब हम औसत चाल निकालते हैं, जिसका तरीका भी यही है, कुल दूरी बटा कुल समय।
अब चाल से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेग यानी वेलोसिटी को। वेग जो है वो चाल से ज्यादा स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि वेग हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेज है, बल्कि ये भी बताता है कि वो किस दिशा में जा रही है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो हुई चाल, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर ये हुआ वेग। और अगर वेग एक समान रूप से बदल रहा हो तो हम औसत वेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 से भाग दे सकते हैं। उषा के तैरने का ये उदाहरण चाल और वेग के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, उषा एक 90 मीटर लंबे तालाब में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई और फिर वापस आ गई। तो कुल दूरी कितनी हुई? 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का, यानी 180 मीटर। और इसमें उसे लगा 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो उसकी औसत चाल हुई 180/60 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसका औसत वेग क्या होगा? सोचिए, वो जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। और अगर विस्थापन 0 है तो औसत वेग भी 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। देखा फर्क? अच्छा, अभी तक हमने एक समान वेग की बात की, लेकिन क्या असल दुनिया में चीजों की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं ना। कारें तेज होती हैं, फिर ब्रेक लगते हैं, वो धीमी हो जाती हैं। तो वेग में जो ये बदलाव आता है, इसी बदलाव की दर को हम कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो त्वरण हमें बस यही बताता है कि किसी वस्तु का वेग कितनी तेजी से बदल रहा है, और इसका फॉर्मूला है a = v - u/t। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर त्वरण वेग की ही दिशा में हो, मतलब गाड़ी तेज हो रही हो, तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर त्वरण वेग की उल्टी दिशा में हो, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो ये नेगेटिव होता है, जिसे हम मंदन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। राहुल की साइकिल का ये उदाहरण देखते हैं। यहाँ 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में राहुल रुकी हुई साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग पा लेता है। तो यहाँ त्वरण होगा 6 - 0/30 यानी +0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति देखिए, वो ब्रेक लगाता है और उसका वेग 5 सेकंड में 6 से घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अब त्वरण होगा 4 - 6/5 यानी -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव त्वरण। तो जरा ये सोचिए, क्या त्वरण भी एक समान और असमान हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी वस्तु का वेग बराबर समय में बराबर मात्रा में बदलता है, तो हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण में है, जैसे ऊपर से आजादी से गिरती हुई कोई भी चीज। और अगर वेग का बदलाव असमान हो, तो त्वरण भी असमान होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और गति को समझने के लिए ग्राफ एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ। इसमें एक अक्ष पर दूरी होती है और दूसरे पर समय। अगर इस ग्राफ पर हमें एक सीधी तिरछी रेखा दिखती है, तो इसका सीधा मतलब है कि चाल एक समान है। और एक और मजेदार बात, इस रेखा का जो ढलान है यानी स्लोप, वही हमें चाल का मान बताता है। ढलान जितना ज्यादा, चाल उतनी ही तेज। अब देखते हैं वेग समय ग्राफ। इस पर अगर एक सीधी हॉरिजॉन्टल रेखा है, तो इसका मतलब है कि वेग एक समान है, यानी बदल नहीं रहा। और इस ग्राफ से एक और बहुत काम की जानकारी मिलती है। इस रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, वो हमें वस्तु का कुल विस्थापन बताता है। ये बहुत काम आता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये समझा कि गति क्या है और उसे मापते कैसे है। हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, इन सभी जरूरी चीजों को समझ लिया है, और ये भी देख लिया कि उन्हें ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि गति क्यों होती है? मतलब कोई चीज चलने क्यों लगती है? इसके पीछे क्या कारण है? खैर, ये एक कहानी है जो हम किसी और दिन सुनेंगे। नमस्कार, चलिए आज फिजिक्स यानी भौतिकी की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। आज हम समझेंगे कि चीजें आखिर चलती क्यों हैं, उनकी रफ्तार कैसे बदलती है, और इन सब के पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम करती है। सोचिए, ये कितना आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन सदियों तक इसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए रखा।
बहुत पहले अरस्तू जैसे महान विचारक मानते थे कि हर चीज की जो नेचुरल स्टेट है वो है आराम, और ये सोचना गलत भी नहीं लगता था। अगर हम एक गेंद को फर्श पर लुढ़का दें तो क्या वो हमेशा चलती रहती है? नहीं, वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस इसी वजह से ये माना जाता रहा कि आराम ही चीजों की असली प्रकृति है। लेकिन फिर मैदान में उतरे दो दिग्गज, गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन, और इन्होंने हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। पर उनके नियमों को समझने से पहले हमें इस कहानी के असली हीरो से मिलना होगा, और वो है बल, यानी कि फोर्स। तो सवाल ये उठता है कि ये बल यानी कि फोर्स आखिर है क्या चीज? देखिए, हम इसे सीधे सीधे तो देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हम हर जगह हर पल महसूस कर सकते हैं। किसी भी चीज को हिलाने के लिए, उसे रोकने के लिए या फिर उसका आकार बदलने के लिए जो भी हम धक्का या खिंचाव लगाते हैं ना, असल में वही बल है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो बल का मतलब है किसी चीज को धकेलना, खींचना या ठोकर मारना। जैसे जब हम किसी ट्रॉली को आगे धकेलते हैं या दराज को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर हॉकी स्टिक से गेंद पर जोर से हिट करते हैं, तो हम असल में बल का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और पता है, इस बल से कई कमाल की चीजें हो सकती हैं। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, और तो और किसी चीज का आकार तक बदल सकता है, जैसे स्प्रिंग को खींचकर लंबा कर देना या किसी बॉल को दबाकर पिचका देना। अच्छा, एक सवाल है, क्या हर बार जब हम बल लगाते हैं तो कोई चीज हिलती ही है? जवाब है नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो बल लग रहे हैं वो संतुलित हैं या असंतुलित, मतलब बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। जरा रस्साकशी के खेल के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों तरफ से रस्सी पर बिल्कुल बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो क्या होगा? रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला बल बराबर है, यानी बैलेंस्ड है। ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं, और ये किसी चीज की गति में कोई बदलाव नहीं लाते। लेकिन सोचिए, अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा ताकत लगा दे, तब क्या होगा? जाहिर है रस्सी उसकी तरफ खिसकने लगेगी। बस यही है असंतुलित बल का उदाहरण। और यही सबसे जरूरी बात है। किसी भी चीज में गति लाने के लिए या उसकी गति बदलने के लिए एक असंतुलित बल का होना जरूरी है। चलिए इसे एक और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चे एक भारी बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो थोड़ा सा बल लगाते हैं तो बक्सा हिलता ही नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फर्श और बक्से के बीच एक और बल काम कर रहा है, जिसे हम घर्षण बल या फ्रिक्शन कहते हैं। ये बल उनके धक्के का विरोध कर रहा है और उनके बल को संतुलित यानी बैलेंस कर रहा है। लेकिन फिर जब बच्चे मिलकर और जोर लगाते हैं और उनका लगाया हुआ बल उस घर्षण बल से ज्यादा हो जाता है, तो बल हो जाते हैं असंतुलित और नतीजा बक्सा फिसकने लगता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, गति के लिए हमेशा एक असंतुलित बल ही जिम्मेदार होता है। बलों की इसी समझ ने गलीलियो को एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने के लिए उकसाया, जिसमें उन्होंने झुकी हुई सतहों पर गति का अध्ययन किया, और उन्होंने जो खोजा वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि जब कोई कंचा या मार्बल किसी झुकी हुई सतह से नीचे की ओर लुढ़कता है तो उसकी रफ्तार यानी स्पीड बढ़ जाती है, और ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब वही कंचा ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, मतलब वो धीमा हो जाता है। अब यहीं से गैलीलियो के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल कौन था। अगर सतह न तो नीचे की तरफ झुकी हो न ऊपर की तरफ, और उस पर कोई घर्षण भी न हो, यानी वो एकदम सीधी और चिकनी हो, तो फिर क्या होगा? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला था। वो कंचा एक ही रफ्तार से हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। इससे ये जबरदस्त बात पता चली कि किसी चीज की रफ्तार बदलने के लिए तो बल चाहिए, लेकिन उसे एक ही रफ्तार से चलाते रहने के लिए किसी बाहरी बल की जरूरत नहीं है। इसी कमाल के आइडिया को आइजैक न्यूटन ने और आगे बढ़ाया, और बस यही बन गया न्यूटन के गति का पहला नियम। सीधे शब्दों में कहें तो चीजों की एक आदत होती है, वो जैसा कर रही होती हैं वैसा ही करते रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर वो एक सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उसे अपनी हालत बदलने पर मजबूर न कर दे।
चीजों की अपनी हालत में बदलाव का विरोध करने की इसी आदत को या कहिए कि जिद को जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। और यही वजह है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब ये जो जड़त्व या इनर्शिया है, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई भारी भरकम चीज नहीं है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे आसपास कैसे काम करता है। आपने कैरम तो खेला ही होगा। जब हम गोटियों की ढेरी में सबसे नीचे वाली गोटी पर स्ट्राइकर से तेजी से मारते हैं तो सिर्फ वही गोटी बाहर निकलती है ना? बाकी की गोटियां अपने जड़त्व, अपनी उसी जगह पर रुके रहने की आदत के कारण वहीं रहना चाहती हैं और सीधे नीचे गिर जाती हैं। इसी तरह जब हम गिलास पर रखे कार्ड को तेजी से झटका देते हैं तो कार्ड तो हट जाता है, लेकिन सिक्का अपने जड़त्व की वजह से गिलास में गिर जाता है। ये सब कुछ नहीं, बस इनर्शिया का ही कमाल है। अब यहाँ एक और मजेदार बात आती है। किसी भी चीज का जड़त्व यानी इनर्शिया सीधे सीधे उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब वो अपनी हालत में बदलाव का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। इसीलिए तो एक खाली बक्से को धकेलना आसान होता है, लेकिन किताबों से भरे बक्से को धकेलना मुश्किल, और एक ठेले की तुलना में एक पूरी ट्रेन को हिलाना या रोकना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए, पहले नियम ने हमें बताया कि जब कोई असंतुलित बल लगता है तो चीज की गति में बदलाव आता है। अब दूसरा नियम हमें ये बताएगा कि ये बदलाव कितना होता है और ये किस बात पर निर्भर करता है। मतलब अब हम उस बल को नापना सीखेंगे। इसे समझने के लिए न्यूटन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, संवेग यानी कि मोमेंटम। ये बहुत आसान है। किसी भी चीज का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग यानी वेलोसिटी को गुणा करके मिलता है। इसका मतलब है कि एक भारी ट्रक अगर धीरे भी चल रहा हो तो भी उसका संवेग बहुत ज्यादा हो सकता है। तो पूरी कहानी ये है कि एक असंतुलित बल किसी चीज के वेग को बदलता है, और अगर वेग बदलता है तो जाहिर है उसका संवेग भी बदलेगा। न्यूटन का दूसरा नियम बस यही कहता है कि किसी चीज के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के बराबर और उसी दिशा में होती है। चलिए देखते हैं कि ये हमें फिजिक्स के सबसे मशहूर फॉर्मूले तक कैसे पहुंचाता है। और इसी सोच से हम पहुंचते हैं फिजिक्स के सबसे ताकतवर और मशहूर फॉर्मूले पर, F = ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये छोटा सा फॉर्मूला ही हमें किसी भी चीज पर लगने वाले बल को ठीक ठीक नापने का तरीका देता है और बताता है कि किसी भी चीज की गति को बदलने के लिए कितना बल चाहिए। नमस्कार। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। ये कहानी है सेब, चांद और आइजैक न्यूटन नाम के एक बहुत ही शानदार जासूस की। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक सेब का पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना और चांद का लगातार धरती के चक्कर लगाना, क्या इन दोनों एकदम अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे एक ही ताकत हो सकती है? तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 सुरागों को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी लगने वाली घटना से। हम सब जानते हैं कि चीजें धरती की तरफ गिरती हैं। यहीं से न्यूटन ने सोचना शुरू किया था उस सेब और चांद के बारे में। अच्छा, एक काम करते हैं। सोचिए कि आप एक रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। पत्थर गोल तो घूमता है, पर वो सीधी रेखा में उड़ क्यों नहीं जाता? वो इसलिए क्योंकि एक बल, एक खिंचाव उसे लगातार केंद्र की तरफ खींच रहा है और उसे गोल रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल, यानी केंद्र की ओर खींचने वाला बल। अगर ये बल न हो तो पत्थर सीधा निकल जाएगा। और कमाल की बात यह है कि न्यूटन ने यहीं से कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने सोचा कि चांद भी ठीक इसी पत्थर की तरह है जो लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है और उसे भी कोई ऐसा ही बल खींच रहा है। तो इस एक ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने एक ऐसा जबरदस्त नियम बनाया जो सिर्फ धरती और चांद पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर एक चीज पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का ये सार्वत्रिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक पिंड हर दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो।
तो ये बल कितना होगा? नियम का पहला हिस्सा कहता है कि ये बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। सीधी सी बात है, चीजें जितनी भारी होंगी उनके बीच का खिंचाव भी उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा हिस्सा ये और भी दिलचस्प है। ये कहता है कि बल उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान भाषा में कहें तो चीजें जितनी दूर जाएंगी उनके बीच का बल उतनी ही तेजी से कम होगा, बहुत तेजी से। यही है मशहूर व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने आता है गुरुत्वाकर्षण का पूरा फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो जी है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये एक ऐसी जादुई संख्या है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर चीज के लिए एक जैसी ही रहती है। और जी की वैल्यू देखें, ये इतनी ज्यादा छोटी है कि हमें रोजमर्रा की चीजों जैसे कि मेज या कुर्सी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस ही नहीं होता। ये बल होता तो है पर बहुत ही कमजोर होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया, पर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये एक अकेला नियम ब्रह्मांड की कितनी सारी अलग अलग दिखने वाली चीजों को एक साथ समझा देता है। सोचिए, वही बल जो हमें जमीन पर टिकाए हुए है, ठीक वही बल चांद को धरती के चक्कर लगवाता है, सभी ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाता है, और यहाँ तक कि समुद्र में ज्वार भाटा भी उसी की वजह से आता है। चलिए अब इस नियम को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे आसपास की चीजों पर कैसे काम करता है। तो मुक्त पतन या फ्री फॉल बस वो स्थिति है जब कोई चीज सिर्फ और सिर्फ धरती के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से नीचे गिर रही हो, उस पर और कोई बल जैसे हवा का घर्षण काम ना कर रहा हो। और न्यूटन के दूसरे नियम के मुताबिक जहां बल है वहां त्वरण भी होगा। तो जब कोई चीज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरती है तो उसमें एक त्वरण पैदा होता है, यानी उसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले में जी की वैल्यू, धरती का द्रव्यमान और धरती की त्रिज्या डालें तो हमें जी की एक असली वैल्यू मिलती है, लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे थियोरी और असलियत एक दूसरे से जुड़। और इससे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये जो त्वरण जी है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। इसका मतलब अगर हवा को हटा दें तो एक भारी पत्थर और एक हल्का पंख दोनों एक ही रफ्तार से नीचे गिरेंगे। कमाल है ना? अच्छा, बहुत थ्योरी हो गई। अब इस सार्वत्रिक नियम का इस्तेमाल करके एक असली उदाहरण देखते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। तो जब हम धरती और चांद का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी को फॉर्मूले में डालते हैं तो जो बल निकलता है वो है 2.02 गुणा 10 की घात 20 न्यूटन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यही वो जबरदस्त खिंचाव है जो चांद को हमेशा धरती की कक्षा में बनाए रखता है। चलिए अब अपने आखिरी सुराग की तरफ बढ़ते हैं और दो ऐसे शब्दों का फर्क समझते हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, द्रव्यमान और भार। देखिए, द्रव्यमान मतलब किसी चीज में कितना स्टफ है, कितना पदार्थ है, ये हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे हम धरती पर हों या चांद पर। लेकिन भार वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो उस द्रव्यमान पर लग रहा है। और क्योंकि जी की वैल्यू जगह जगह बदलती है, इसलिए भार भी बदलता है। यही वजह है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री उछल पाते हैं। उनका द्रव्यमान तो उतना ही है पर भार बहुत कम हो जाता है। तो एक गिरते हुए सेब से शुरू हुई ये कहानी हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज तक ले आई, गुरुत्वाकर्षण। ये वो धागा है जो सब कुछ एक दूसरे से बांधे हुए है, और यही वो बल है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। ये एक नियम हमें और किन गहराइयों तक ले जा सकता है, ब्लैक होल से लेकर आकाशगंगाओं के बनने तक। और कौन कौन से रहस्य हैं जो गुरुत्वाकर्षण के इस नियम में छिपे हैं। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने मोशन और ग्रेविटेशन को समझा है, पर कभी सोचा है कि जब हम थक जाते हैं तो क्या साइंटिफिक नजरिए से हमने सच में कोई काम किया होता है? या फिर एक तेज चलती हुई कार में आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसे इतनी ताकत देती है? इन सारे सवालों के जवाब कार्य और ऊर्जा की इस दिलचस्प दुनिया में छिपे हैं, जिन्हें आज हम मिलकर समझने वाले हैं। देखिए, हम सभी को
चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर मशीनें, अपना अपना काम करने के लिए एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है ऊर्जा। हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है ताकि हम खेल सकें, पढ़ सकें, यहां तक कि सोच भी सकें। जानवरों को भागने और शिकार करने के लिए एनर्जी चाहिए, और मशीनों को भी पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल से ही तो चलने की ताकत मिलती है। तो देखा जाए तो ऊर्जा ही हर एक्टिविटी की जड़ है। अब एक मजेदार बात, हम अपनी रोज की जिंदगी में काम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको पता है विज्ञान में इसका मतलब बहुत ही अलग और एकदम सटीक होता है। चलिए देखते हैं कि ये फर्क आखिर है क्या। चलिए कमली से मिलते हैं। वो एग्जाम्स के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, किताबें पढ़ रही है, नोट्स बना रही है, दोस्तों से डिस्कस कर रही है, मतलब वो बहुत सारी एनर्जी लगा रही है। अब हम सब तो यही कहेंगे कि वो बहुत काम कर रही है ना? पर क्या विज्ञान भी यही मानता है? यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, पर साइंस के हिसाब से कमली के इस कठोर काम में ना असल में बहुत ही कम कार्य हुआ है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आप एक दीवार को जोर जोर से धक्का दे रहे हैं। अब आप तो थक जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, है ना? पर साइंटिफिकली आपने जीरो काम किया, जीरो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान में कार्य का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता। इसके लिए एक खास शर्त होती है, और वो शर्त बस दो सिंपल सी चीजें हैं। पहली, किसी भी चीज पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरी, वो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं हुआ। बस इतनी सी ही बात है। तो फिर साइंटिफिक कार्य के सही उदाहरण क्या होंगे? सोचिए, जब आप किसी बक्से को धकेलते हैं और वो आगे खिसकता है, यहां बल भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो ये कार्य है। एक लड़की ट्रॉली खींच रही है, बैल गाड़ी खींच रहा है, या आप किताब उठाकर मेज पर रख रहे हैं, ये सभी कार्य के बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब जब हम कार्य की साइंटिफिक परिभाषा समझ चुके हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि हम इसे मापते कैसे हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि कितना कार्य हुआ है? चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी चीज पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से S दूरी तक खिसक जाती है। तो जो काम हुआ, जिसे हम W से दिखाते हैं, वो फोर्स और विस्थापन के गुणा के बराबर होता है। मतलब W = F × S। सिंपल। बस एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो विस्थापन है ना, ये फोर्स की दिशा में ही होना चाहिए। और हाँ, कार्य में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। अच्छा, तो इसको नापते कैसे हैं? इसकी यूनिट क्या है? कार्य की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं और J से लिखते हैं। तो 1 जूल कार्य कितना होता है? ये उतना काम है जब 1 न्यूटन का बल किसी चीज को बल की ही दिशा में 1 मीटर तक खिसका दे। आसान शब्दों में कहें तो 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 2 मीटर तक खिसका दिया, तो कितना कार्य हुआ? हमारे पास सूत्र है W = F × S। बस वैल्यूज रख दीजिए। W = 5 न्यूटन × 2 मीटर। उत्तर आया 10 न्यूटन मीटर, जिसे हम 10 जूल कहेंगे। देखा कितना आसान है। किया गया कार्य पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब बल विस्थापन की ही दिशा में लगता है तो कार्य पॉजिटिव होता है, लेकिन जब बल विस्थापन की दिशा के उल्टा यानी विपरीत लगता है तो कार्य नेगेटिव माना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रेक लगाना। गाड़ी तो आगे जा रही है, पर ब्रेक का फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, इसलिए ब्रेक द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक कुली है जो 15 किलो का बोझ उठाता है। यहाँ पर उसे धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है ना? और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हमें पता है, F = m × G, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो किया गया कार्य W होगा m × G × S। अब बस इसमें वैल्यूज डाल देते हैं और हमारा उत्तर आता है 225 जूल। अब हम कार्य से ही जुड़ी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं, ऊर्जा। वही ऊर्जा के बिना तो जीवन ही असंभव है। असल में ऊर्जा ही तो कार्य करने की क्षमता है। किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में ही मापा जाता है। और पता है मजेदार बात,
इसीलिए ऊर्जा की यूनिट भी वही है जो कार्य की है, जूल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में जब कार्य होता है तो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ऊर्जा हमारी चारों ओर कई अलग अलग रूपों में मौजूद है। जब कोई चीज हिलती है तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, खिंचे हुए धनुष में होती है पोटेंशियल एनर्जी, आग हमें हीट एनर्जी देती है और बैटरी में केमिकल एनर्जी छिपी होती है। और इन सब तरह की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हमारा अपना सूरज। इसके अलावा भी हम परमाणु और पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकाल सकते हैं। चलिए अब एक खास तरह की ऊर्जा पर ध्यान देते हैं जो पूरी तरह से गति यानी मोशन से जुड़ी है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी या एक तेज रफ्तार कार, इन सभी में गतिज ऊर्जा है। मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। गति इक्वल टू ऊर्जा, बस यही इसका मूल मंत्र है। अब एक मजेदार जासूसी का काम करते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आखिर आता कहाँ से है। तो हम अपने जाने पहचाने सुरागों से ही शुरू करेंगे। पहला सुराग है कार्य का सूत्र W = F × S। दूसरा सुराग है न्यूटन का दूसरा नियम F = m × A। अब अगर हम F की जगह m × A रख दें तो हमें मिलता है W = m × A × S। यहाँ तक तो सब आसान था ना। अब हमें एक और सुराग चाहिए जो S यानी विस्थापन से जुड़ा हो, और इसके लिए हम गति के तीसरे समीकरण की मदद लेंगे जो है v² - u² = 2as। अब हमें सिर्फ s चाहिए तो हम समीकरण को थोड़ा बदलते हैं और हमें मिलता है s = v² - u² / 2a। अब हमें इसकी इस वैल्यू को अपने पहले वाले समीकरण में रख देंगे। ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा पर बने रहिए, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। और देखिए जादू, a से 1 कट गया और हमें मिला w = ½ mv² - u²। ये एक बहुत ही पावरफुल समीकरण है। ये कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। और अगर वस्तु आराम की अवस्था से चलना शुरू करे यानी u 0 हो जाए तो हमें गतिज ऊर्जा का वो मशहूर फॉर्मूला मिलता है EK = ½ mv²। आइए इस फॉर्मूले को एक उदाहरण में इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए 15 किलो की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रही है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सूत्र है EK = ½ mv²। इसमें वैल्यूज रखने पर हमें मिलता है ½ × 15 kg × 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पर उत्तर आता है 120 जूल। अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल लेते हैं। एक कार की स्पीड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है। इसमें कितना कार्य लगेगा? सबसे पहले हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, जो कि साइंस की स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर हम 30 की स्पीड पर शुरुआती गतिज ऊर्जा निकालेंगे और 60 की स्पीड पर फाइनल गतिज ऊर्जा निकालेंगे। किया गया कार्य इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर होगा। कैलकुलेट करने पर हमें उत्तर मिलता है 1,56,250 जूल्स। चलिए अब ऊर्जा के एक और दिलचस्प रूप को समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये वो ऊर्जा है जो छिपी हुई या जमा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी खास पोजीशन या उसके आकार में बदलाव की वजह से जमा हुई ऊर्जा है। यह वो संभावित ऊर्जा है जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है या फिर कोई कार्य कर सकती है। जैसे कि एक खींचा हुआ रबर बैंड, उसमें उड़ने की संभावना यानी पोटेंशियल। नमस्कार, चलिए आज समझते हैं कि आवाज यानी कि साउंड असल में काम कैसे करती है। हम आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर को लेंगे और उसे समझने में आसान विजुअल नोट्स में बदल देंगे। तो शुरू करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम शुरू करेंगे ध्वनि की परिभाषा से, फिर देखेंगे कि ये पैदा कैसे होती है, चलती कैसे है और आखिर में इसकी खासियतें और स्पीड को समझेंगे। समझिए कि आपके चैप्टर का एक विजुअल टूर होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ध्वनि है क्या? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ध्वनि एक तरह की एनर्जी है,
ऊर्जा ये अपने आप कहीं से नहीं बनती। जैसे जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की जो काइनेटिक एनर्जी है वही साउंड एनर्जी में बदल जाती है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक सीधा साधा उदाहरण है। अच्छा, तो अगर ध्वनि एक ऊर्जा है तो सवाल उठता है कि ये आती कहाँ से है। चलिए पता लगाते हैं कि ध्वनि का उत्पादन यानी प्रोडक्शन होता कैसे है। हर तरह की आवाज का सिर्फ एक ही सोर्स है, वाइब्रेशन यानी कि कंपन। अगर कोई चीज वाइब्रेट नहीं कर रही तो कोई आवाज नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। इसे समझने के लिए ये क्लासिक ट्यूनिंग फॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट सबसे बढ़िया है। देखिए, जब हम इसे रबर पैड पर मारते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है, और जब हम इसे उंगली से छूते हैं ना तो वो वाइब्रेशन महसूस भी होती है। ये इतनी मजबूत होती है कि एक हल्की सी टेबल टेनिस बॉल को भी बार बार धक्का दे सकती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे वो अदृश्य वाइब्रेशन एक दिखने वाला असर पैदा कर रही है, उस बॉल को दूर धकेल रही है। असल में वाइब्रेशन अपनी एनर्जी हवा के पार्टिकल्स को दे रही है और फिर वो पार्टिकल्स बॉल को। यही तो है साउंड एनर्जी का कमाल। और ये सिद्धांत तो हर जगह है। हमारी अपनी आवाज जो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से बनती है, किसी पक्षी के पंखों का फड़फड़ाना, मधुमक्खी का भिनभिनाना या फिर एक खींचे हुए रबर बैंड को छेड़ने पर आने वाली आवाज। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कोई ना कोई एक हिस्सा होता है जो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आवाज बनती कैसे है, पर सवाल ये है कि वो सोर्स से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस। इसी रास्ते को हम साइंस की भाषा में मीडियम यानी माध्यम कहते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, जब आवाज चलती है तो माध्यम के कण खुद चलकर नहीं जाते, सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है। इसे एक डोमिनो लाइन की तरह सोचिए। पहला डोमिनो दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को, और ऐसे ही चलता रहता है। पर कोई भी डोमिनो अपनी जगह से उठकर आगे नहीं जाता, है ना? बस एनर्जी आगे बढ़ती है। ध्वनि तरंगों में भी ठीक यही होता है, कण अपनी जगह पर ही आगे पीछे हिलते। तो होता ये है कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आसपास की हवा के कणों को एक लय में धक्का देती है और फिर खींचती है। जब वो कणों को एक साथ दबाती है तो वहां एक हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन यानी संपीड़न। और जब वो पीछे हटती है तो एक लो प्रेशर का एरिया बनता है, जिसे कहते हैं रेयरफैक्शन यानी विरलन। ध्वनि इन्हीं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की एक सीरीज के तौर पर आगे बढ़ती है। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, अगर वहां कोई कण हो ही नहीं तो क्या होगा? मतलब वैक्यूम या निर्वात में। और इसी का जवाब देता है ये बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे जार से हवा बाहर निकाली जाती है, घंटी की आवाज भी धीमी होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। यही वजह है कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती। मतलब अगर चांद पर कोई बिल्कुल बगल में खड़े होकर चिल्लाए भी तो कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आवाज की तरंगों को चलने के लिए वहां कोई माध्यम, कोई पार्टिकल्स हैं ही नहीं। चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि ध्वनि तरंगों का नेचर यानी उनकी प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि एक खास तरह की तरंग है जिसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक स्लिंकी है। जब स्लिंकी को आगे पीछे धकेला जाता है तो उसके छल्लों का हिलना और एनर्जी का आगे बढ़ना दोनों एक ही लाइन में यानी पैरेलल होते हैं। ध्वनि भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। यहाँ हम दो मेन तरह की तरंगों में फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसी हमारी साउंड वेव होती है। इसमें कण और तरंग एक ही दिशा में चलते हैं। दूसरी तरफ है ट्रांसवर्स वेव, जैसे पानी पर लहरें या रोशनी, जिसमें कण तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर यानी ऊपर नीचे चलते हैं। अब किसी भी साउंड वेव को ठीक से समझने के लिए हमें उसकी कुछ जरूरी विशेषताओं यानी प्रॉपर्टीज को जानना होगा। ये ग्राफ हमें एक साउंड वेव का पूरा एनाटॉमी दिखाता है। जो ऊंचे पॉइंट्स हैं जिन्हें क्रेस्ट या श्रिंक कहते हैं, वो असल में कंप्रेशन को दिखा रहे हैं, जहां प्रेशर ज्यादा है। और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें ट्रफ या गर्त कहते हैं, वो रेयरफैक्शन को दिखा रहे हैं, जहां प्रेशर कम है। तो किसी भी ध्वनि को पहचानने के लिए ये 4 मेन चीजें होती हैं। पहला वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई। दूसरा फ्रीक्वेंसी, जो बताती है कि तरंग 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। तीसरा टाइम पीरियड यानी एक वाइब्रेशन में लगने वाला समय। और चौथा एम्पलीट्यूड
यानी तरंग की ऊंचाई जो सीधे सीधे आवाज के लाउडनेस से जुड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हर्ट्ज, वो इन्हीं महान फिजिसिस्ट के नाम पर रखी गई है। इन्होंने ही रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन जैसी टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी। ये दो फॉर्मूले देखने में बहुत सिंपल हैं पर है बहुत पावरफुल। पहला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिश्ता बताता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और दूसरा वेव स्पीड का फॉर्मूला ये बताता है कि किसी भी तरंग की स्पीड उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके निकाली जा सकती है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, और जो कुछ हमने सीखा है उसे एक उदाहरण में इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, ध्वनि की स्पीड इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वो किस मीडियम में चल रही है। स्टील जैसे ठोस में यह सबसे तेज होती है क्योंकि वहां कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और वाइब्रेशन को झट से आगे बढ़ा देते हैं। वहीं गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि बहुत धीरे चलती है। चलिए अब अपने ज्ञान को एक सवाल पर लगाकर देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल में दी गई सारी जानकारी यानी वैल्यूज लिख लेते हैं। फिर हम सही फॉर्मूला चुनते हैं। स्पीड बराबर है वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी। हम वैल्यूज डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और हमें स्पीड मिल जाती है। और आखिर में इस स्पीड का इस्तेमाल करके हम टाइम निकाल लेते हैं। देखा कितना सीधा सा प्रोसेस है। तो ये थी ध्वनि की दुनिया में हमारी पूरी यात्रा। अब जब हम ये जानते हैं कि आवाज़ कैसे चलती है और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत बहुत कम है, तो क्या अब ये समझ में आता है कि आसमान में बिजली चमकने के काफ़ी देर बाद हमें बादल गरजने की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? ज़रा सोचिएगा इस बात। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? ये पूरी चर्चा एनसीईआरटी विज्ञान की किताब के चैप्टर 13 पर आधारित है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, भूकंप या चक्रवात जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं हमारी सेहत पर कैसे असर डालती हैं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी हेल्थ कितनी सारी अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है, और ये भी कि स्वास्थ्य और बीमारी कितने उलझे हुए मुद्दे हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे, हेल्थ की जटिलता से शुरू करके एंटीबायोटिक्स तक। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज क्यों है? देखिए, हमारे शरीर में सब कुछ कोशिकाओं यानी सेल्स से शुरू होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनी इन कोशिकाओं के अंदर हर सेकंड, हर पल कुछ न कुछ होता रहता है और लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। और यही लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर ऊतक और फिर दिल, फेफड़े, किडनी और दिमाग जैसे अंग बनाती हैं। ये सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं। सोचकर देखिए, अगर किडनी खून को ठीक से साफ ना करे तो जहरीले पदार्थ जमा हो जाएंगे और इसका सीधा असर हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए इन सभी अंगों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो फिर स्वस्थ या हेल्दी होने का असल मतलब क्या हुआ? देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी ना हो। इसका असली मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह से अच्छा महसूस करना, ताकि कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। आम जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो ठीक से कर पाएं। जैसे अगर किसी की दादी बाजार तक जाकर वापस आ सकती हैं, तो ये उनकी अच्छी सेहत को दिखाता है। या अगर कोई स्टूडेंट क्लास में पूरा ध्यान लगा पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। पर क्या हम अकेले स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी पर्सनल हेल्थ सीधे सीधे हमारे समाज और हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी है। सोचिए, अगर हमारे घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा हो या नालियां जाम हो, तो बीमारियां तो फैलेंगी ही। इसलिए साफ सफाई, पीने का साफ पानी और एक अच्छा सामाजिक माहौल हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझनी है। स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही चीज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई बीमारी न हो, पर वो फिर भी स्वस्थ महसूस न करे। जैसे एक डांसर के लिए अच्छा स्वास्थ्य है कि वो अपने शरीर को मुश्किल से मुश्किल पोज में मोड़ सके,
जबकि रोग मुक्त होने का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर में कोई खास बीमारी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अलग-अलग तरह की बीमारियों को कैसे बांट सकते हैं या समझ सकते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है? लक्षणों से है ना, जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त या किसी घाव में पस पड़ जाना। ये सब लक्षण हैं। ये हमें बताते हैं कि शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन ये लक्षण खुद ये नहीं बताते कि बीमारी कौन सी है। हम बीमारियों को उनके समय के आधार पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती हैं तीव्र बीमारियां, जैसे सर्दी, खांसी, ये कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ होती हैं दीर्घकालिक बीमारियां, जैसे टीबी, जो सालों साल या कभी-कभी जिंदगी भर चलती हैं और हमारे शरीर पर बहुत बुरा और लंबा असर डालती है। लेकिन इन बीमारियों के पीछे की असली वजह क्या है? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को दस्त हो गई है, तो पहली वजह जो दिमाग में आती है वो है कोई इन्फेक्शन। पर सवाल ये है कि वो इन्फेक्शन हुआ कैसे? शायद गंदा पानी पीने से। पर उस बच्चे तक साफ पानी पहुंचा ही क्यों नहीं? शायद इसलिए कि उसका परिवार गरीब है या उस इलाके में पब्लिक सर्विस अच्छी नहीं है। तो देखा आपने, किसी बीमारी की असली जड़ गरीबी और सुविधाओं की कमी जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो मोटे तौर पर हम बीमारियों की वजहों को दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बीमारियां छोटे छोटे जीवों से होती हैं और एक इंसान से दूसरे में फैल सकती हैं। वहीं असंक्रामक बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर शरीर के अंदरूनी कारणों से होती हैं और फैलती नहीं हैं। और ये अंतर समझना इलाज और रोकथाम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है पेप्टिक अल्सर की कहानी। सालों तक सब यही मानते थे कि पेट का अल्सर टेंशन और गलत लाइफस्टाइल से होता है, लेकिन रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल, दो ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि इसका असली कारण तो एक बैक्टीरिया है। और इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें 2005 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब जरा और करीब से देखते हैं उन छोटे छोटे संक्रामक एजेंट्स को जो इतनी सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। ये जो बीमारी फैलाने वाले जीव हैं, ये कई तरह के होते हैं। इनमें वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं और यहाँ तक कि कीड़े यानी कृमि जैसे बड़े जीव भी शामिल हैं। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, अलग अलग तरह के जीव अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। जैसे वायरस से आम सर्दी जुकाम होता है, तो वहीं प्रोटोजोआ से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और ये तस्वीर देखिए, ये है वो गोल कृमि जो हमारी छोटी आंत के अंदर पाया जा सकता है। असल में ये ऐसा दिखता है। अब क्योंकि ये सारे एजेंट्स बायोलॉजिकली इतने अलग अलग हैं, तो जाहिर है इनका इलाज भी अलग होगा। और यहीं पर आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत असरदार हैं। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी किसी प्रोसेस को ही रोक देती हैं। जैसे पेनिसिलिन बैक्टीरिया को उसकी सुरक्षा कवच यानी सेल वॉल बनाने से रोकती है। बिना सेल वॉल के बैक्टीरिया मर जाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये हम पर असर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाओं में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम क्यों नहीं करते? जवाब सिंपल है, क्योंकि वायरस के पास बैक्टीरिया जैसी सेल वॉल या वो रास्ते होते ही नहीं है जिन्हें एंटीबायोटिक्स अपना निशाना बना सकें। इसीलिए अगर आपको वायरल सर्दी जुकाम है तो एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं है। अब जब हम संक्रामक बीमारियों की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि ये फैलती कैसे हैं। कई बीमारियां, खासकर जो वायरस और बैक्टीरिया से होती हैं, वो हवा से फैलती हैं। जब कोई बीमार इंसान खांसता या छींकता है, तो वो इन्फेक्शन हवा के जरिए किसी भी स्वस्थ इंसान तक पहुंच सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और हमारे पूरे समाज के स्वास्थ्य के बीच क्या रिश्ता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारी सेहत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के उन कमाल के प्राकृतिक खजानों के बारे में जिनकी वजह से ही इस ग्रह पर जिंदगी है। ये सारी बातें विज्ञान के चैप्टर 14 से ली गई हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारी पृथ्वी इतनी स्पेशल क्यों है? जवाब सीधा सा है, यहाँ मौजूद वो रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए, मतलब जीवन के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं। अच्छा, तो पृथ्वी के इन रिसोर्सेज को ना हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, स्थलमंडल, मतलब सीधी सी बात है, जमीन।
दूसरा है जलमंडल, जिसमें सारा का सारा पानी आ जाता है, और तीसरा है वायुमंडल, जो हमारे चारों तरफ हवा का एक कंबल जैसा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जहां ये तीनों यानी जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं ना, बस वहीं पर जीवन का असली जादू शुरू होता है। और इसी स्पेशल जोन को हम कहते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर। तो ठीक है, आज के इस सफर में हम एक एक करके हमारे ग्रह के इन सभी जरूरी हिस्सों को और करीब से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, हमारी हवा। सही में जीवन की सांस है ये। कभी सोचा है कि हमारी हवा में ऐसा क्या खास है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर तो लाइफ फल फूल रही है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी ग्रह हैं, वीनस और मार्स, वहां ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है उनके वायुमंडल में मौजूद 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड। सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे बना रहता है? नेचर के पास इसके दो बड़े ही शानदार तरीके हैं। एक तो है हमारे हरे पेड़ पौधे, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2 को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और दूसरा तरीका है समुद्री जीवन। बहुत से समुद्री जीव पानी में घुले कार्बोनेट का इस्तेमाल अपने शेल्स यानी कवच बनाने के लिए करते हैं। यही वायुमंडल, पता है, एक कंबल के तरह भी काम करता है। ये पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर को दिन और रात दोनों में काफी हद तक एक जैसा बनाए रखता है। जरा सोचिए, अगर ये कंबल न होता तो पृथ्वी पर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता, बिल्कुल चांद की तरह। अच्छा, तो ये वायुमंडल सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं करता, इससे एक और बहुत कॉमन चीज बनती है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, पवन यानी हवा की गति। तो दिन में ये समुद्री हवा चलती कैसे है? देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, जमीन जो है वो समंदर के पानी से कई ज्यादा तेजी से गर्म होती है। दूसरा स्टेप, अब जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तीसरा स्टेप, बस इसी खाली जगह को भरने के लिए समंदर की तरफ से ठंडी हाई प्रेशर वाली हवा जमीन की तरफ दौड़ने लगती है। और रात में कहानी एकदम रिवर्स हो जाती है। जमीन पानी से जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अब हवा जमीन से समंदर की तरफ बहती है। हवा की इसी मूवमेंट से एक और बहुत जरूरी चीज जुड़ी हुई है, और वो है बारिश। तो ये बादल कैसे बनते हैं और बारिश होती कैसे है? ये असल में एक पूरा साइकिल है। सबसे पहले नदी तालाबों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है। ये भाप गर्म हवा के साथ ऊपर उठती है। फिर जैसे जैसे हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, ये भाप धूल के कणों के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और जब ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाती हैं तो बस बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में नीचे आ जाती हैं। और भारत जैसी जगहों पर तो बारिश का पूरा पैटर्न ही हवा के बहाव पर डिपेंड करता है, जिसे हम सब मॉनसून के नाम से जानते हैं। यही हवाएं तय करती हैं कि बारिश कब और कितनी होगी। लेकिन क्या हो अगर हम हवा के इस नाजुक बैलेंस को डिस्टर्ब कर दें? बस यहीं से एंट्री होती है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की। ये होता कैसे है? जब हम कोयला और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो हवा में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। इससे क्या होता है? इससे होती है एसिड रेन, स्मॉग बनता है जिससे ठीक से दिखाई नहीं देता, और सबसे खतरनाक, कैंसर, दिल की बीमारियां और एलर्जीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक मजेदार बात बताऊं? नेचर के पास अपने पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि ये लाइकेन। ये सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब जहां हवा साफ होगी ये आपको आसानी से दिख जाएंगे, और जहां पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां ये उग ही नहीं पाते। चलिए, हवा की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे जरूरी रिसोर्स की तरफ, एक ऐसा लिक्विड जिसके बिना लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, पानी। अब देखिए, हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 97% पानी तो खारा है, जो समंदरों में है। बचा हुआ जो 3% मीठा पानी है, उसका भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए पानी बहुत ही कम है। पर पानी इतना जरूरी है क्यों? असल में हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं, मतलब कोशिकाओं के अंदर जो भी काम होता है, वो सब पानी में ही होता है। ये लाइफ के लिए एक मीडियम की तरह काम करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा ये कीमती रिसोर्स भी
अब पोल्यूशन से बच नहीं पाया है। वाटर पोल्यूशन को हम मोटे तौर पर 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, जब हम पानी में पेस्टिसाइड्स या मर्क्यूरी सॉल्ट्स जैसी हानिकारक चीजें मिला देते हैं। दूसरा, जब हम पानी में से अच्छी चीजें निकाल लेते हैं, जैसे कि घुली हुई ऑक्सीजन का कम हो जाना। और तीसरा, जब हम पानी का टेम्परेचर ही बदल देते हैं, जैसे फैक्ट्री से निकला गर्म पानी जब नदी में मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी लेकिन सबसे बुनियादी संसाधन की, मिट्टी। जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं, आखिर वो बनती कैसे है? देखिए, मिट्टी का बनना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। इसमें हजारों साल लग जाते हैं। कई सारी चीजें मिलकर इसे बनाती हैं, जैसे सूरज जो दिन में चट्टानों को गर्म करता है, जिससे वो फैलती हैं और उनमें दरारें आ जाती हैं। फिर है पानी, जो इन दरारों में घुसकर जम जाता है और उन्हें और चौड़ा कर देता है। बहता हुआ पानी चट्टानों को तोड़ता भी है। हवा भी चट्टानों को घिसती है और रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और आखिर में लाइफ खुद, लाइकेन और काई जैसी चीजें चट्टानों पर रुककर उन्हें तोड़ती हैं और पेड़ पौधों की जड़ें दरारों को और भी बड़ा कर देती हैं। तो मतलब मिट्टी सिर्फ चट्टान के टुकड़े नहीं है, ये एक जिंदा मिक्सचर है जिसमें चट्टान के कण और सड़े गले जीव दोनों होते हैं। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। इस जरूरी संसाधन के बिना हमारी जिंदगी कैसी होती? इस पर सोचिएगा जरूर। जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ही, है ना? ये तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है कि ये खाना आता कहाँ से है और हमारी इतनी बड़ी आबादी के लिए इसे काफी मात्रा में उगाया कैसे जाए? आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं और जानेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आज इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई खाना इतना जरूरी है क्यों? फिर हम देखेंगे कि कैसे अच्छे बीज और पौधों को सही खाना देकर हम फसलें ज्यादा उगा सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्मार्ट क्रॉपिंग पैटर्न जैसी नई तकनीकों की दुनिया में भी चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, एक बिल्कुल बेसिक सवाल कि हमें खाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसका जवाब ना हमारे शरीर की बनावट में ही छिपा है। देखिए, खाना हमें एनर्जी देता है, साथ ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी खाने से ही मिलते हैं। यही वो चीजें हैं जो हमारे शरीर को बनाती हैं, उसकी ग्रोथ करती हैं और हेल्दी रखती हैं। और ये सब आता कहाँ से है? जाहिर है, खेती और पशुपालन से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। भारत की आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हमें कितने ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि खेती के लिए जमीन तो लिमिटेड है ना? हम और जंगल काटकर खेत तो बना नहीं सकते। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, एक ही रास्ता है कि हम उसी जमीन पर अपनी फसलों और पशुओं से ज्यादा पैदावार लेना सीखें। पहले भी हमने ऐसा किया है। हरित क्रांति से हमने अनाज का उत्पादन बढ़ाया, श्वेत क्रांति से दूध का बहुत बड़ी कामयाबी थी ये। लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत भी थी। हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, जिससे हमारे पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ने लगा। इसीलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसे तरीके ढूंढना जो सस्टेनेबल हों, मतलब जो लंबे समय तक चल सके। और बस यहीं से आज का हमारा मेन सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों और पशुओं का उत्पादन बढ़ाएं, तो बढ़ाएं कैसे? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो इस बड़े से चैलेंज से निपटने का आखिर तरीका है क्या? इसको समझने के लिए चलिए इसे कुछ आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। देखिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सही बीज चुनना। दूसरा, फसल को सही न्यूट्रिशन देकर उसकी देखभाल करना। और तीसरा, फसल को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना। चलिए सबसे पहले पिलर पर फोकस करते हैं, यानी बेहतर बीज। ये जानना काफी दिलचस्प है कि सिर्फ सही बीज चुन लेने से ही हम अपनी पैदावार में कितना जबरदस्त फर्क ला सकते हैं। इसके पीछे जो मेन टेक्निक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पौधा है जो बहुत ज्यादा फल देता है और दूसरा पौधा है जो बीमारियों से लड़ने में माहिर है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराकर एक नई वैरायटी बना देते हैं जिसमें दोनों की अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं। कमाल है ना? और ये क्रॉस ब्रीडिंग अलग अलग वैरायटी या यहां तक कि अलग अलग स्पीशीज के बीच भी हो सकती है। तो जब साइंटिस्ट ये नए बीज बनाते हैं तो वो क्या क्या खासियतें देखते हैं?
भाई वो चाहते हैं कि फसल की पैदावार ज्यादा हो, उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया हो और वो बीमारियों यानी बायोटिक प्रॉब्लम और सूखा बाढ़ यानी एबायोटिक प्रॉब्लम दोनों का सामना कर सके। साथ ही कोशिश ये भी रहती है कि ऐसी वैरायटीज बने जो जल्दी तैयार हो जाएं और अलग अलग तरह के मौसम में भी आराम से उग सकें। और इन फसलों से हमें मिलता क्या क्या है? जैसे गेहूं जैसे अनाज से हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो वहीं चना जैसी दालों से मिलती है हमारी बॉडी बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन। भारत के क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो यहाँ 2 मेन क्रॉप सीजन होते हैं। एक है खरीफ, ये फसलें बारिश के मौसम में मतलब जून से अक्टूबर के बीच उगती हैं, जैसे धान और मक्का। और दूसरी हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूं और चना, जो सर्दियों में यानी नवंबर से अप्रैल के बीच होती हैं। ये सब मौसम के टेम्परेचर और कितनी धूप मिल रही है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। देखिए, जैसे हमें बड़े होने के लिए खाना चाहिए, ठीक वैसे ही पौधों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि पौधों के लिए इस न्यूट्रिशन को हम मैनेज कैसे करते हैं? पौधों को कुल मिलाकर 16 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कुछ तो उन्हें हवा और पानी से ही मिल जाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। बाकी के जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन्हें मिट्टी से मिलते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा चाहिए होती है, उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है खाद और दूसरा है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। खाद जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है, वो मिट्टी की हेल्थ सुधारती है और उसका असर भी लंबे समय तक रहता है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बने केमिकल्स होते हैं। ये असर तो तुरंत दिखाते हैं, पर इनके ज्यादा इस्तेमाल से लंबे समय में मिट्टी खराब हो सकती है और पानी में भी पोल्यूशन फैलता है। खाद भी कई टाइप की होती है, जैसे कंपोस्ट जो फार्म के कचरे वगैरह को सड़ाकर बनती है, और एक होती है वर्मी कंपोस्ट जिसमें यह सड़ाने का काम केंचुओं की मदद से किया जाता है। काफी बढ़िया होती है ये। एक और मजेदार तरीका है हरी खाद का। इसमें क्या करते हैं कि खेत में पटसन या ग्वार जैसे पौधे उगाते हैं और फिर उन्हें खेत की मिट्टी में ही जोत देते हैं। इससे मिट्टी को नेचुरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं खेती के 2 बहुत ज़रूरी और मॉडर्न पहलुओं की, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं: ऑर्गेनिक फार्मिंग और सही तरीके से सिंचाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये खेती का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या तो बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं। इसकी जगह किसान क्या करते हैं? वो क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक खाद और नीम की पत्तियों जैसे नेचुरल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। सच कहूं तो ये हमारी धरती को बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। भारत में आज भी ज्यादातर खेती बारिश पर ही डिपेंड करती है, इसीलिए फसलों को सही समय पर पानी देना यानी सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कुएं, नहरें, नदियों से सीधे पानी लिफ्ट करना और तालाब, और अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी नई टेक्निक्स भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर। चलिए खेती के एक और बहुत ही स्मार्ट तरीके को समझते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सही फसलों को एक साथ उगाकर हम पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और अपने नुकसान का खतरा भी कम कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल। इसमें होता क्या है कि एक ही खेत में एक ही समय पर 2 या 2 से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं के साथ चना उगा दिया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोचिए, अगर किसी कारण से एक फसल खराब हो भी गई तो दूसरी फसल से कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी। ये किसानों के लिए एक तरह का नेचुरल इंश्योरेंस। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। क्या हमें तेजी से पैदावार बढ़ाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें धीमी लेकिन पर्यावरण के लिए सुरक्षित ऑर्गेनिक खेती में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।